तो देश भर में है आज जन्माष्टमी की धूम और आप सभी को एक बार फिर जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मुंबई के रस्तों पर आप निकलेंगे तो भीड़ भड़ाका और काफी दिनों बाद इतना उत्साह देखने को मिला है, दरअसल किसी त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। दिल्ली का क्या हाल है? देखिए, दिल्ली में तो ये पर्व जो है ना हर्षता मंदिरों तक और मंदिर के प्रेमाइसेस तक और सोसाइटीज तक सीमित रहता है। लेकिन हाँ, मुझे मुंबई की याद आ रही क्योंकि आज से 2-3 साल पहले मैंने भी, अगर आप देखें तो कोविड से पहले एक समारोह देखा था। लेकिन मुंबई के मुकाबले यहाँ पे उतनी सरगर्मियाँ नहीं होती हैं, उतना उत्साह नहीं होता। लेकिन हाँ, मंदिरों तक, इस्कॉन टेम्पल तक, सभी इंडिविजुअल सोसाइटीज़ में ये पर्व पूरे हर्षोल्लास में जाता है। मेरी सोसाइटी में खुद शाम को कार्यक्रम है। शाम को कार्यक्रम में क्या दही हंडी फोड़ने का कुछ कार्यक्रम होता है या फिर पूजा अर्चना से आप लोग काम चला लेते हैं? नहीं, देखिए अब क्या है ना, मुंबई का इम्पैक्ट पड़ रहा है हर्षता, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, आज अभी कुछ पहले, उससे पहले यही बात चल रही थी कि कुछ व्यवस्था हमारी सोसाइटी में भी की जाए। तो एक छोटा सा, नॉट एग्जैक्टली एट दैट वास्ट लेवल, बट का कार्यक्रम शायद शाम को हो हर्षता सोसाइटी में। वीरू, देखो महाराष्ट्र में तो आजकल और कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि हंडी को एक स्पोर्ट के भी तैयार किया जाएगा, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। आप कुछ तैयार कर लीजिएगा, अगले साल शायद हमारी खुद की एक टोली निकल जाए। फिर हम आग्रह कर सकते हैं कि एक दिन मार्केट्स को भी छुट्टी दे दीजिए। लेकिन जितना जोश, जितना उत्साह आपको मुंबई की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा या फिर देश भर में देखने को मिलेगा, वो बाजारों से आज थोड़ा सा गायब है। 207 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है इंडेक्स पर। 17,750 के लेवल्स पर अब निफ्टी आ गया है। 17,800 के भी नीचे हम फिसले हैं और निफ्टी बैंक देखिएगा, ये 700 अंकों तक की गिरावट झेलता हुआ। एक हमने ग्राफिक सेव था, प्रोड्यूसर साहब वो है तो दिखाइएगा। इंतजार तो 18,000 का है, लेकिन आज उस 18,000 के इंतजार में हमने थोड़े से कदम पीछे खींचे हैं। तो जो हम पिरामिड बना रहे थे ऊपर की तरफ, वो थोड़ा सा धसा है। अब होपफुली फिर इस तरह की चाल 18,000 की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसको फुल फ्रेम में दिखाइए तो नजर आएगा कि देखिए, निफ्टी की हंडी 18,000 वाली, रिलायंस का साथ, अदानी ग्रुप का साथ, एसबीआई का साथ, आईटीसी का साथ। आईटी कंपनियां हालांकि थोड़ी सी पीछे थी, आज उल्टा फूटने का है। बताइए। देखिए हर्षदा, कल हमने लास्ट में, आप देखें आखिरी के 1.5 घंटे में बहुत स्ट्रॉन्ग एक गेम खेला था और स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। आज सुबह भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी और लेकिन हर्षदा, अगर आप कल का डेटा देखें जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा था, सुबह जब आशीष और मैं डिस्कशन कर रहे थे, उसमें क्लियरली मेंशन था और जिसको मैंने बार बार एक शब्द से डिनोट किया था, अड़चन। ये थोड़ा सा दिक्कत का सबब है। 18,000 सुबह के डेटा में नहीं था। सुबह जब हम डिस्कशन कर रहे थे, पीसीआर एट मंथली कॉन्ट्रैक्ट एट 818,000। डॉक्टर साहब, सुबह की अगर वो बार्स होंगी तो प्लीज दिखाइएगा। हर्षदा, दरअसल कॉल राइट पे अगर 30 लाख पुट खड़ी थी तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे लगभग 64 लाख कॉल खड़ी थी। पुट कॉल रेशियो था 0.45। वो इंडिकेट कर रहा था कि जनाब इतना नहीं रहेगा। ये देखिए हर्षदा, ये आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल और ऑरेंज कैंडल 1:2 का रेशियो है, जो कि इंडिकेट करता है इट विल बी बिट टफ टू क्रॉस दिस वन। तो मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपके पास लॉन्ग है तो याद रखिएगा, इट्स बिट डिफिकल्ट टू क्रॉस एंड स्पेशली ऑन फ्राइडे। लेकिन तब तक एक्सपेक्टेशन है जब तक कि फर्स्ट बेस वॉलेट ना हो जाए। देखिए, 2 पुट राइटर्स थे हर्षदा, 17,900, 17,800, ये 2 पुट राइटर्स थे और मैंने कहा था कि प्लीज बेस 1 के नीचे लॉन्ग मत रखिएगा। और बेस 1 था 17,856 और 810, वो वॉलेट हो गया। और मैं फिर कहूंगा, इस वक्त कॉल राइटर्स हावी हैं, पूरी तरीके से कॉल राइटर्स हावी हैं। और इंट्राडे में अगर हम, हर्षदा मैं एक लेवल देता हूं 17,856, अगर ये रीगेन कर गए तो आपको एक सब्सटेंशियल पुल बैक मिलेगा 17,856। अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम 10 डेमा को टेस्ट करने जाएं। अभी तक हमने 27 जुलाई से अब तक एक बार भी 10 डेमा को टेस्ट नहीं किया है। अगर हम बैकफुट पे आए हैं तो लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और अगर
हम 856 को रीगेन नहीं करते तो मैं फिलहाल फॉर द टाइमिंग लॉन्ग नहीं करूंगा। और अगर हम 856 नहीं काट रहे हैं तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि हम जाएंगे 17,645 पे टेस्ट करने के लिए अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षदा, तो लेवल्स आपने सुन लिए हैं वीरू से। निफ्टी बैंक हालांकि आज थोड़ा सा परेशान कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट कल परसों तो बात हो रही थी कि इस रैली में मिड कैप्स की बड़ी भूमिका होगी और जोश भी देखने को मिला था। यहीं पर आज एक बड़ा पॉज लगता हुआ 427 अंकों की गिरावट मिड कैप्स दिखा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वो काउंटर्स जो सबसे ज्यादा हरकत में है, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आज क्योंकि बिकवाली वाला दिन है, गिरने वाले काउंटर्स के साथ शायद शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट पर कई क्वार्टर से, कई खेमों से दरअसल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक का 4% नीचे, बजाज फिनसर्व जो कल अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था 3% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। रियल एस्टेट काउंटर्स पिटे हैं, डीएलएफ के हाल बुरे हैं और पीवीआर लगातार एक तरफा मंदी की गिरफ्त में करीब 4% नीचे ये काउंटर इस समय ट्रेड करता हुआ। दूसरी तरफ आप देखिएगा थोड़ा बहुत सहारा जो मिला है उसमें अदानी पोर्ट का हाथ है। आज करीब 5% का इजाफा देखने को मिला। एलएनटी 1.5% ऊपर, आईआरसीटीसी ऊपर है। टाटा कंज्यूमर फिसल गया है, नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। ये तेजी वाला स्टॉक नहीं है। सुबह में थोड़ा सा एक्शन था लेकिन आज एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने देखा है भरपूर मंदी देखने को मिली है। तो ये है फिलहाल मार्केट की स्थिति और ऐसे में फिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हमारे जानकार आपका साथ देंगे। मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, आशीष बहेती और राजेश अग्रवाल, ये सब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आज समीर चौहान को भी कुछ ही देर में हम जोड़ने वाले हैं कार्यक्रम में। पूछेंगे कि आज की इस गिरावट को कैसे पढ़ा जाए, क्या कुछ मंदी के सौदे रखना ठीक है या फिर डिप का एक बार फिर फायदा उठाए और तेजी की तरफ ही पोजीशन करें अपने आप को। क्या चल रहा है अभी आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ सेक्टर्स की बातचीत होगी, स्टॉक्स की बातचीत होगी, साथ ही साथ चार का चौका के लिए तैयार रहिएगा। हमारे जानकार आपको बताएंगे 4 ऐसे ट्रेड जिसमें आप फायदा कमाएंगे। तो आज सस्ता ऑप्शन आशीष बहेती देंगे राधा 15 मिनटों में। एफएनओ का सुपरस्टार चार का चौका में मानस जायसवाल की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप फंडा के लिए ऑफ कोर्स हम बात करेंगे राजेश अग्रवाल से और चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगे समीर चौहान। तो ये सभी जानकार जो कार्यक्रम में आज जुड़ रहे हैं आपको बताएंगे क्या ट्रेड्स लेने हैं। इस बीच निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर, और लग तो ऐसे रहा है कि 17,700 एक बार चैलेंज होगा। 17,715 तक इस तरह आ चुके हैं। डे लो पर इस समय इंडेक्स खड़ा है। आप सभी का स्वागत है। मानस, इनफैक्ट मैं आपसे ट्रेड तो लेना चाहूंगी इस समय का स्पेसिफिकली, लेकिन इंडेक्स में जो रिवर्सल आया है उसे कैसे पढ़ा है? हर्षदा, देखिए डेफिनेटली रिवर्सल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली पिछले करीब 5 हफ्ते में देखी है, एक 15,750 से रैली देखी है, तो अब शायद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। और अब देखिए 20 डे मूविंग एवरेज काफी दूर हो गए थे, डिस्टेंस बहुत बढ़ गया था 20 डे मूविंग एवरेज से। जो निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा था उसमें काफी डिस्टेंस हो गया था। तो केवल एक छोटा सा करेक्शन है और करेक्शन डीप इसलिए लगेगा क्योंकि हमने रैली भी एक बहुत ही एक बड़ी रैली देखी है। मेरा समझना यह है कि शायद अब गिरावट बढ़ सकती है 17,400 तक के स्तर, यहाँ से 300-350 पॉइंट की नरमी अभी और देखने को मिल सकती है। और ध्यान रखिए, अब आपको खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक निफ्टी 17,925 के ऊपर या तो सस्टेन नहीं हो और या तो ये 17,400 के पास आके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाए। तो 2 कंडीशन है, या तो ब्रेकआउट 17,925 के ऊपर देखने को मिले और या तो 17,400 पे आपको थोड़ा सपोर्ट आते दिखे। तो 2 ही कंडीशन में आपको खरीदारी करनी है। तो फिलहाल के लिए 1 से 2 या 3 से 4 दिनों के लिए ट्रेंड नेगेटिव लगता है। आप क्या शॉर्ट की तरफ बैठ रहे हैं फिर मानस? बिल्कुल शॉर्ट की तरफ ही ट्रेड लेना चाहिए। तो पहले देखिए निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी पे 17,700 का जो पुट ऑप्शन है, आप वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं। 17,700 का पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो चल रहा है 117 रुपए का। तो 117 रुपए पे 17,700 का पुट ऑप्शन लीजिए। यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस 60 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 250 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बिकवाली का ट्रेड रहेगा। एक ट्रेड अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेरी नजर टाटा मोटर्स पे है। देखिए टाटा मोटर्स में अगर आप देखें तो एक सपोर्ट था 480 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और 455 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इसलिए टाटा मोटर्स में करंट लेवल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए।
478 का स्टॉप लॉस रखिए और 455 के टारगेट सेट करिए। 455 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लेकर चले, टाटा मोटर्स में मंदी का ट्रेड, तो बेसिकली वो रेंज साफ मानस ने आपके सामने पेश कर दी है। जब तक 17,925 के ऊपर नहीं जाएंगे आप तेजी में मत आइएगा, और 17,425 के लेवल्स के आसपास खरीदारी करना बेहतर है। बीच का जो ये दायरा रहेगा उसमें इंडेक्स पर शायद एक शॉर्ट कॉल और कुछ शॉर्ट कॉल्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक चीज वीरू जो सामने पेश करनी चाहिए इसका चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, कि हम अकेले नहीं हैं इस बिकवाली में। आप देखिए क्या हो रहा है यूरोप के बाजारों में। जर्मनी का मार्केट 84 पॉइंट नीचे, फुटसी का मार्केट ऑफ कोर्स फ्लैट है। फ्रांस के बाजार में भी हम देख रहे करीब 23-24 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो साथ ही डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है वो यही इशारा कर रहा है कि अमेरिका में भी आज की शुरुआत धीमी ही नहीं नेगेटिव रहेगी। 180 अंकों तक की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है, 173 अंक ताजा आंकड़े। और नैस्डैक फ्यूचर्स देखिएगा वीरू, 123-28 अंकों तक का नुकसान यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ये दरअसल मार्केट को और स्पूक करता हुआ। दूसरी तरफ जो अपडेट मूडीज ने दिया है चाइना की जीडीपी को लेकर, उन्होंने चाइना का जो जीडीपी आउटलुक घटाया है उससे भी सेंटिमेंट बिगड़ा है, क्योंकि चाइना एक बड़ा फैक्टर है ईएम प्ले में। अब देखना यह है कि चाइना लॉस क्या इंडिया का गेन रहता है, लेकिन वो भी एक अच्छी खबर नहीं है इस एरिया या फिर एशियन स्टॉक्स के लिए। तो शायद ये एक और फैक्टर आज की इस नरमी के पीछे वीरू। जी हाँ, थोड़ा ग्लोबल मार्केट से आप देखें शेकी हैं इस वक्त, लेकिन अभी काम करते हैं, ट्रेड्स को करेक्ट करना शुरू करते हैं। एक ट्रेड मानस ने दे ही दिया और अपना इंडेक्स पे भी आउटलुक दिया। राजेश सतपुते जी, आप क्या ग्रिप कर रहे हैं और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, ध्यान तो थोड़ा मंदी का ही है पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि बाजार थोड़ा सा हेवी है। तो आज का जो ट्रेड होगा वो सेल साइड का ट्रेड होगा, और उसमें जो स्ट्रक्चरली जो वीक दिख रहा है वो है बायोकॉन। बायोकॉन में यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। आज एक आप कह सकते हैं कि इसने अपना जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है पुल बैक का, उसको ब्रीच किया, यानी ट्रेंड रिवर्सल फिर से हुआ है। तो ये 308 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो आपको इसे बेचना है 315 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, ऑब्वियसली पहला सपोर्ट मिलता है 301 साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसने जो अनफोल्ड किया है वो रहेगा 285। सो 300 पहला टारगेट और 285 पोजिशनल टारगेट। तो सेल बायोकॉन, स्टॉप लॉस 315। ओके, आपने बायोकॉन में देखे तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड दिया है, और बायोकॉन एक वीक स्ट्रक्चर पहले से भी था, तो आपने अगर आप देखें फुल ग्रिप लिया आज बायोकॉन के शॉर्ट कॉल पे। आशीष बैथी जी, सुबह आपका जो टाटा केमिकल का ट्रेड था आज बेहद ही शानदार। इनफैक्ट मॉर्निंग के आज के सेशन में 2 ट्रेड्स ने कमाल कर दिया। एक था अदानी पोर्ट्स और टाटा केमिकल, बहुत ही शानदार ट्रेड था वो। खैर, अब इस वक्त क्या ग्रिप करना चाहिए? हल्का सा इंडेक्स लोअर लेवल से कर्व ले रहा है। निफ्टी बैंक में एक चीज़ अच्छी हुई है, 1230 का लो, 1230 का लो निफ्टी बैंक ने 2-4 पर वॉलेट नहीं करा। ठीक है, आशीष बहती जी, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, दिवीज लैब में एक सेल इनिशिएट करने की सलाह रहेगी, जिस हिसाब से 4 दिन पहले नंबर्स के बाद एक स्टीप रिएक्शन आ चुका था स्टॉक में, और 4 दिन से गिर रहा है उसके बाद से। और अब जब मार्केट में सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है, तो हमें लगता है कि दिवीज लैब में यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। तो करंट लेवल पे बिकवाली की सलाह रहेगी दिवीज लैब 3630 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह रहेगी। 3730 3730 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। दिवीज लैब पे इट्स अ शॉर्ट कॉल, और दिवीज लैब आपकी स्क्रीन पर डे लो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड भी करता हुआ 3686 क्या वॉलेट किया है इसने। ये वीक स्ट्रक्चर पहले से था, याद रखिएगा। आज मॉर्निंग में जो उसकी बिगिनिंग थी, मतलब शुरुआत जो थी इसने सेशन की करी, तो भी एक वीक नोट पे थी। और अगर मैं पिछले 5 सेशन की कैंडल्स को कंसोलिडेट रूप में पढ़ूं तो इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग ब्रेकडाउन। ओके, प्रकाश सर, आपका कॉल क्या है इस वक्त का? मुझे आईसीआईसीआई बैंक वीक लगता है। आईसीआईसीआई बैंक में पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लगाना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में 872 का। हो सकता है लो लेवल देखे करीब 850 के पॉसिबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट साइड।
आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट साइड पे आपको रखना है और ये करीब 868 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ, थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ। बट मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ। लेट्स ब्रिंग एलएनटी। एलएनटी क्या कर रहा है जनाब? 1936 इसे कहते हैं एकला चलो, और गजब 1934 का अगर आप देखें यहाँ पे, और ये फरवरी 2022 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। इंडेक्स सब्सटेंशियल रिकवरी मोड में जाता हुआ इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग इंडेक्स में 50 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। ओके, राजेश अग्रवाल हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो से मौजूद हैं, इस वक्त बातचीत करेंगे। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको। बताइए सर, आज क्या लेके आगे बढ़ रहे हैं? आपके आईआरसीटीसी ने पिछली कॉल ने कमाल कर दिया वाकई, अगर आप देखें। आज बताइए क्या पिक कर रहे हैं? ओपनिंग नोट में किस स्टॉक को रिकमेंड करेंगे आज? धन्यवाद वीरू जी, आपको गुड आफ्टरनून, हर्षदा जी को गुड आफ्टरनून, पैनल में दूसरे जो मित्रगण हैं सबको गुड आफ्टरनून। सबको जन्माष्टमी की बधाई हमारी और हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से, पूरे सीएनबीसी टीम को और हमारे दर्शकों को। अभी अभी आपने कहा एकला चलो, तो अब ये एकला चलो तो हमारे वेस्ट बंगाल का ही है, आपको भी पता ही होगा, रविंद्रनाथ जी का है लिखा हुआ। उसी कड़ी को मैं जोड़ता हुआ, क्योंकि सभी ने सेल कॉल दिया है तो मैं एकला ही चल रहा हूं अलग से, और आप ही के स्टॉक लार्सन पे बात करना चाहूँगा। लार्सन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो कई दिनों से चला नहीं है, इस तिमाही के नतीजे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में अच्छी ग्रोथ देखी गई। 22-23% के आसपास बॉटम लाइन में जम था, 47% के आसपास टॉप लाइन में जम था। 3,63,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें इस तिमाही में सिर्फ 43,000 करोड़ की ऑर्डर बुक जोड़ी गई है, और इस 3,63,000 करोड़ की ऑर्डर बुक में 26% ऐसे ऑर्डर है जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को भारत की इकोनॉमी पे भरोसा है, कि इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भरोसा है, तो लार्सन एकदम प्योर प्रॉक्सी प्ले है, यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। छोटी अवधि में मेरा अनुमान है 2050 के टारगेट मान के चल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में हम इसमें 2400 2450 के टारगेट देख रहे हैं। 2400 2450 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एलएनटी में एक बहुत ही तगड़ा बुल कॉल आया है एलएनटी पर इस समय, तो ये फिलहाल आपके लिए एक बढ़िया ट्रेड साबित होता हुआ, और इनफैक्ट आज की इस पूरी मंदी की गिरफ्त को एलएनटी इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। 2% तक के गेंस देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हम बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं जब बाजार में इस तरह का सेल ऑफ देखने को मिलता है, क्योंकि कल तक देखिए सभी लोग खरीदारी के पक्ष में थे और आज अचानक मार्केट में जो है वो रिवर्सल की बात जानकार करने लगे हैं। अच्छा, एक दो ट्रेड्स जहां पर पेन ज्यादा देखने को मिला है। हमने बैंकों की बात की, लेकिन बैंकों में सरकारी बैंकों की स्पेसिफिकली बात करनी चाहिए। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पूरा पैक देखिए आज यहां पर गिरावट ज्यादा है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अग्रवाल साहब, ये जो स्टेटमेंट आरबीआई की तरफ से आया इनके मंथली बुलेटिन में कि सरकार को थोड़ा सा सोच समझकर अब निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि इट कुड डू मोर बैड देन गुड, और सभी जो सरकारी बैंक है उनकी जो छवि है और उन पर मार्केट का कॉन्फिडेंस खासतौर से पिछले 1.5-2 साल में बढ़ा जरूर है। क्या यही वो फैक्टर है जिसने पीएसयू बैंकों को स्पूक किया है? निवेशक वहां से एक बार पैसा निकाल रहे हैं? जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है कि उस बयान से कुछ स्पूकी हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर 52 हफ्ते के ऊंचाई पे थे, और आज चूंकि बाजार थोड़ी सी मंदी की मार झेल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो वीक हैंड्स थे वो एक बार मुनाफा वसूली में आए हैं, नीचे के लेवल्स में दोबारा खरीदारी करने की मंशा लिए हुए। अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से कहा जाए तो खास करके कुछ बड़े से एसबीआई कह सकता हूँ, बट मझोले पीएसयू बैंक्स में हमको हमारे हाउस को बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक ऐसे दो स्टॉक्स हैं जो हमें लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप देखो तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ दिन पहले एक एफडी बनाई है, जिसमें वो लॉन्ग टर्म में जो अगर फिक्स टेन्योर है, माने बीच में अगर विड्रॉल नहीं होता है, तो उसमें
उन्होंने एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की बात की है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म के जो पैसे वो लोग ले रहे हैं फिक्स्ड टेन्योर्स में, वहाँ उनकी एफडीज वगैरह ज़्यादा आएंगी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है इनके डिपॉजिट्स, एडवांसेस सब में एक सुधार दिखा जाएगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एनपीए में प्राइस सभी की गिरावट आई है, एसेट क्वालिटी सुधरा है, और अगर एनसीएलटी से उनके रिकवरीज आते हैं वो एक एडेड एडवांटेज होगा। तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी निवेश की सलाह है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश की सलाह। और बैंक ऑफ बड़ौदा इस साल ईयर टू डेट देखेंगे तो 40% से ज्यादा के रिटर्न्स दिखाने में कामयाब था। ऐसी स्थिति में माननीय सवाल यही है कि ये गिरावट फिर किन लेवल्स तक ले जाएगी और क्या मौका मिलेगा 100 के आसपास स्टॉक को लेने का या फिर उसके नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशली? देखिए यहाँ पर भी स्टॉक जो पिछला हाई था, जो मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले हमने देखा था 122 के आसपास का अप्रैल के मंथ में, उसके ऊपर निकला तो, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और अब क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 121 रुपए था 60 मिनट चार्ट पे, उसको ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। पहले तो 118 रुपए 50 पैसे के स्तर देखने को मिलेंगे जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन अगर वो ब्रेक हो गए तब तो आपको शायद 114 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल अभी खरीदारी नहीं करनी है, गिरावट का इंतजार करिए। अगर 114 115 पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तब फिर से खरीदारी करेंगे, बट फिलहाल के लिए इस गिरावट पे बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी नहीं करनी है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी है आपका। चलिए अब एक और स्पेस को छोड़ते हैं। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स ढूंढ रहा हूँ सुबह से जहां में हम री एंट्री कर सकते हैं या फिर लोअर लेवल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक हो गया एल&टी, ये आशीष चतुर्मोता जी की कॉल थी और बखूबी अगर आप देखें इसने काम किया। अदानी पोर्ट्स, ये भी आज सुबह आशीष की कॉल थी। क्या क्या गजब का मूव दिया, 877। अब एक आप खेमा लेके आइए जो कि सुबह एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा था। देखिए, आप कैंपस को देखिए, ये आज सुबह सुबह कॉल थी चंदन तापड़िया जी की। क्या गजब का स्विंग और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। फिर आप लेके आइए लिबर्टी को। लिबर्टी आपकी स्क्रीन पर आप समझ लीजिएगा कि इनफैक्ट ये चार्ट रखिएगा लिबर्टी का प्लीज, कैंडलस्टिक चार्ट। आज जो फुटवियर स्टॉक्स हैं उनमें एक सब्सटेंशियल मूव है, बाइंग नजर आ रही है 168 पर। लिबर्टी में ये 25 अगस्त यानी एक साल की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी वो कट रही थी। अब 171 पर मैं यहां लिख लेता हूं, इनफैक्ट जब मैंने लिबर्टी की बात करी ट्रेड करता हुआ, लेकिन मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स ब्रिंग बाटा। आज सुबह बाटा एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा था, हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया और अभी टेस्ट करता हुआ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश सतपुते जी, बाटा अगर 135 140 की इंट्राडे रिकवरी दे दे या फिर 135 के ऊपर चलने लगे तो आपका व्यू क्या है? मैं आज सुबह इसकी कैंडल्स को देख रहा था, वाइल्ड कैंडल थी, बाजार के साथ नीचे आ गया, बट इसने पिछले आज सुबह एक सब्सटेंशियल ओआई गेन किया था, अटेम्प्ट किया था इस पूरी ट्रैजेक्टरी को वॉलेट करने का। कौन से पॉइंट के बाद आप बाटा में बाहर रहेंगे या फिर आप प्रेफर करेंगे लिबर्टी या फिर कैंपस? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आपको फंडों में काम करना है तो बाटा सबसे मुझे लगता है बेटर है। इनफैक्ट टेक्निकली आज तो डेफिनेटली इसमें मुंह आया था, थोड़ा फिजल आउट हुआ बाजार को देखते देखते, लेकिन मुझे लगता है बाटा जब तक 1900 का लेवल होल्ड किए हुआ है तब तक बाटा में कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन। और 1900 के ऊपर कहां तक जाएगा तो मेरे हिसाब से ये 2000 2050 तक जाना चाहिए ऑन और बिफोर एक्सपायरी। सो आपको अगर फ्यूचर करना है तो आपका स्टॉप लॉस 1900 के नीचे रखे, प्रोबेबली 1880 1880 का होल्ड रखे। या फिर वीरेंद्र जी, थोड़ी सेफ्टी अगर चाहिए ऑप्शंस में तो देखिए 1900 का यानी इन द मनी कॉल ऑप्शन जो करीबन 52 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, इससे आप बाय करें। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 35 का, और जो टारगेट सेट करना है आपको सेट करना है करीबन 100 के आसपास। जहां आपको प्रॉफिट मिले आप बुक कर लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन 1900 का कॉल ऑप्शन एक सेफर बेट है, 52 पे बाय बनेगा। जी ओके, दैट्स फाइन। 52 पे अगर आप देखें इसकी इन द मनी कॉल लीजिएगा और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में अगर आप देखें स्टॉक आ सकता है। आपको मैंने आपकी स्क्रीन पे तीनों स्टॉक्स रखे और तीनों यकीन मानिए मोमेंटम में थे। हालांकि बाटा का अगर आप देखिए मोमेंटम आज इंट्राडे में एक बार कोलैप्स हुआ था और कैंपस जो थी वो चंदन तापड़िया जी की कॉल थी। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका हमारा खास सेगमेंट, उसकी शुरुआत करते हैं और इसका प्रारंभ, इसका अगर आप देखें जो शुभारंभ करेंगे वो है सस्ता ऑप्शन और ये आएगा आशीष बाहेती जी के सौजन्य से। आशीष बताइए क्या पिक किया है आपने? थोड़ा सा तेजी की तरफ मैरिको अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है मैरिको का। हमें लगता है कि 525 का कॉल मैरिको में खरीदारी की जा सकती है। 5.25 रुपए के करीब ये चल रहा है अभी।
₹3 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है कि ₹9 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। मैरिको 9 के टारगेट के लिए 525 वाली कॉल लेकर चलेंगे। ये फिलहाल एक पिक इस समय आशीष बहेती दे रहे हैं सस्ता ऑप्शन के रूप में। कुछ देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ का सुपरस्टार, मिड कैप फंडा ट्रेड और साथ ही साथ चार्ट का चमत्कार। तो 4 का चौका का पहला चौका लग चुका है और वो है मैरिको। हालांकि आज के दिन देखिएगा मैरिको हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड दे तो रहे हैं आशीष, बाकी एफएमसीजी काउंटर्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी है। आपका टाटा कंज्यूमर हो, आपका HUL हो, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत नरमी के साथ कारोबार, लेकिन ये एक स्टॉक जहां पर तेजी का मूड अभी भी कायम है। अच्छा, एक स्टॉक जिसका जिक्र वीरू ने किया था कार्यक्रम की शुरुआत में, एक तो LNT था और LNT पर अग्रवाल साहब की भी मोहर लग गई है तेजी की तरफ। दूसरा टाटा कम्युनिकेशंस आपके लिए लेकर आते हैं, बायन का हिस्सा है नहीं, बायन के से बाहर निकलने के साथ ही इसमें भरपूर तेजी बनती दिखाई दी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से केमिकल स्टॉक्स वैसे भी रेडार पर रहे हैं। टाटा केमिकल, माफ कीजिएगा, मैं टाटा केमिकल की बात करी थी, गलती से टाटा कम्युनिकेशंस बोल दिया क्योंकि वो भी आज चल रहा है। पहले टाटा केमिकल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल आधार पर इस समय केमिकल कंपनियों का क्या बड़ा ट्रिगर आप देखेंगे जिस पर बाजार भी फोकस करेगा अग्रवाल साहब? 1132 के आसपास ट्रेड कर रहा है जो काउंटर। देखिए, केमिकल कंपनीज तब से चलना चालू ही जब से वो चाइना प्लस का फैक्टर चालू हुआ और लगातार हमने बढ़त देखी है। फिर वो चाहे टाटा केमिकल हो या अन्य कंपनियां हो जो इस सेक्टर में है, कई कंपनियां तो इतनी बढ़त दिखाई कि आप सोच नहीं सकते। मुझे याद है 4-5 साल पहले हमने दीपक नाइट्राइट पे 150 पौने 200 रुपये पे रिपोर्ट निकाली थी और 3000 पे आके खड़ा हो गया। तो कई कंपनियों ने बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए और इस वक्त भी जो ट्रिगर्स, जैसे आप बोल रहे हैं ना, जो ट्रिगर्स हो सकते हैं और भी बढ़त के, वो 2 चीज हो सकते हैं। एक तो ये चाइना प्लस फैक्टर कंटिन्यू होता नजर आ रहा है जिससे घरेलू खपत बढ़ती जा रही है और इस घरेलू खपत को केटर करने के लिए प्राइस सभी कंपनियां एक्सपेंशन पे लगी हुई हैं, बड़ा कैपेक्स कर रही हैं, अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही हैं और वो कैपेक्स सारा जो है आने वाले 1.5 से 2 साल 3 साल में कमीशनिंग होना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो कमीशन होता जाएगा नंबर्स में बढ़त दिखने को मिलेगी और जिस कारण से हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में एक रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। जहां तक टाटा केमिकल्स की बात है, नंबर्स अच्छे आए थे, कॉस्टिक में और अदर केमिकल्स में इनकी अच्छी बढ़त बनी हुई है। जो इनकी होल्डिंग है रैलिस में, उसकी भी एक वैल्यूएशन है और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है और इन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है ये स्टॉक 1300 साढ़े 1300 रुपये तक जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई केमिकल स्टॉक देखना हो तो मैं समझता हूँ एक बार दीपक फर्टिलाइजर पर ध्यान देना चाहिए, जो कि न केवल फर्टिलाइजर में है बल्कि केमिकल का प्ले भी है। आईसे में नंबर 1 प्लेयर है, एक्सपेंशन उनका लगभग पूरा हो रहा है जो कि आने वाले 1.5 से 2 साल में वहां से भी नंबर्स आने चालू हो जाएंगे। इस तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बहुत शानदार नतीजे आए थे, न केवल टॉप लाइन बल्कि बॉटम लाइन में जबरदस्त बढ़त देखी गई थी। हमारा टारगेट उसमें 1250 रुपए के आसपास का है। 1200 के टारगेट्स टाटा केमिकल्स में इस समय दिए जा रहे हैं। एक बार चार्ट चेक गावा साहब हो सके तो आप भी दीजिएगा कि आपको भी उसी डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाई दे रहा है टाटा केमिकल्स का स्टॉक। जी हाँ, टाटा केमिकल्स का स्टॉक मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1100 के आसपास है। आजकल साइडवेज जोन पर चल रहा है और मुझे लगता है कि वो कायम होना चाहिए। 1100 का एक जोन है, जब तक इसके ऊपर है पॉसिबल है कि 1200 का जोन भी देखेंगे। न्यू हाई टेरिटरी पे चल रहा है, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। तो यस, टाटा केमिकल गुड। जी हाँ, एक अच्छी तेजी इसमें बनती हुई न्यू हाइज में है, स्टॉक पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, जो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था टाटा कॉम का नाम, वो भी स्क्रीन पर रखते हैं। स्टॉक 3.5% ऊपर है आज। वॉल्यूम्स भी पिकअप होते हुए। आशीष बहेती, क्या इस पर आपकी नजर गई? क्या ट्रेड लेंगे करंट लेवल्स पर जो 1130 के हैं? जी हाँ श्रद्धा मैम, काफी अच्छा एक चार्ट में मूव देखने मिला और जिस हिसाब से वापस 200 डेमा को आज रीगेन किया है स्टॉक ने, काफी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट हमारे रडार में भी था, बट सिंस मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ मोड पे है इसलिए हमने इसे अवॉइड किया। बट अगर किसी के पास ट्रेड है तो जरूर बने रहे। 1110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हमें लगता है कि जो ट्रेजेक्ट्री है 1180 तक के लेवल्स में आते हुए देखने मिल सकते हैं। जिसे खरीदना है थोड़ा सा मंडे तक का वेट करें या थोड़ा कोई रिट्रेसमेंट आए तो जरूर उसमें पोजीशन ऐड करनी चाहिए।
ओके, टाटा कम्युनिकेशन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 1140, बहुत ही आकर्षक चार्ट है ये, बेस से बाहर निकलता हुआ। ट्रेडर्स को जो होता है ना, बेस पसंद होता है और बेस से ही बाहर ये स्टॉक निकल रहा है। खैर, एक दो स्टॉक्स और लेके आते हैं। टाटा कम्युनिकेशन अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, L&T अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। उससे पहले अगर आप देखें, हमने बात करी आपका जो एक और स्पेस था जिसपे हमें क्या था, बाटा पे बात करी हमने, लिबर्टी पे बात करी, और साथ ही साथ कैंपस में फुटवियर सेगमेंट पे काफ़ी डिस्कशन किया। अब लाइए एक दो वीक स्ट्रक्चर जहाँ पे वीकनेस बढ़ रही है। इस क्रम में DLF आज वीकनेस, ट्रेंट वीकनेस नहीं कहूँगा, इसमें से लॉन्ग्स जो थे आज ट्रिम हो गए। ग्रेनुअल्स में वीकनेस है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में वीकनेस है, ग्लेनमार्क फार्मा, वोल्टास एक छोटे से पुलबैक के बाद आज वोल्टास जो था वो फिर कोलैप्स हो गया। मानस, वोल्टास पे आपकी राय क्या होगी? ये आई थिंक इसने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया था कुछ दिनों पहले, 50 डेमा को पार किया, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें जो 19 जुलाई को हुआ था, 100 डेमा का एक रिवर्सल, और उसके बाद अच्छे खासी शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटी बने। मैं अभी इस पे बाटा पे इसलिए आया हूं क्योंकि 1011 जहां पे ये खड़ा है, ये इसका एग्जैक्टली 50 डेमा है। आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वोल्टास में एग्रेसिव ट्रेडर के लिए? देखिए, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करने में नाकाम रहा है स्टॉक और गिरावट बढ़ी है, पैटर्न को देख के लगता है कि अब ये 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा और कहीं ना कहीं 970 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। करंट लेवल से 40 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको फ्यूचर में नई ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से 1000 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। ये वोल्टास पे आपका व्यू है, वीकनेस यहाँ पे है। आज इंडिगो भी वीकनेस में आया है, और इंडिगो में याद रखिएगा एक बहुत अच्छा पैटर्न इमर्ज हो रहा था, लेकिन 3 दिन में वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। और 1968 आपकी स्क्रीन पर जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा अगर आप लॉन्ग हैं तो बड़ा कंसिडर कर लीजिएगा अपना स्टॉप लॉस। आशीष बहती जी, आज का लो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसके नीचे वो वर्टिकल राइज बिटवीन 28 जुलाई से लेकर 1967 यानी 5 अगस्त तक का वर्टिकल राइज। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस इंडिगो में क्या होगा? मैं बहुत ट्रेड पे बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन एक रीजनेबल स्टॉप लॉस इंडिगो पे। मेरे ख्याल से जिनके पास भी लॉन्ग है, 20 डेमा एक बहुत अहम लेवल है एज अ स्टॉप लॉस। तो हमें लगता है कि 1940 का एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर वहां से ब्रेक डाउन होता है, स्टॉक ऑलरेडी एक राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये 20 डेमा ब्रेक होता है तो उसका एक कंफर्मेशन भी मिलेगा, और वो हमें लगता है कि फिर ये ज़्यादा गिर के 200 डेमा की तरफ भी जा सकता है, जो कि 1850 के करीब आ रहा है। तो ज़रूर 1940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इस ट्रेड में। आपकी स्क्रीन पर 2.5% नीचे आज के कारोबारी सत्र में। चलिए, इस बीच ठीक बज चुके हैं 2:30 और वक्त हो रहा है 4 का चौका का, और FNO सुपरस्टार की बारी है। मानस तैयार हो चुके हैं इसी ट्रेड के साथ। मानस, बताइए क्या है वायदे का सुपरस्टार ट्रेड? देखिए, मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक में एक रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। पिछले करीब 4 सेशन से स्टॉक कोशिश कर रहा है 1100 रुपए के ऊपर सस्टेन होने में, लेकिन अब तो आपको रिवर्सल के साइन क्लियरली दिखेंगे, क्योंकि 1075 का सपोर्ट ब्रीच हुआ है। तो आप उम्मीद करिए कि जो पूरी रैली हमने 850 रुपए से देखी थी, उसको स्टॉक करेक्ट कर सकता है, और उस करेक्शन में एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इंडसइंड बैंक में बिकवाली करनी है 1025 के टारगेट के लिए। 1086 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और इस मंदी को खेलने के लिए आप 1060 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 35 रुपए की टारगेट सेट करिए। बैंक में दरअसल एक वो तेजी का ट्रेड 1060 का माफ कीजिएगा, मंदी का ट्रेड है। 1060 का पुट लेने की सलाह आपके लिए आती हुई रिवर्सल की बात हुई, मंदी की बात हुई, और यहाँ पर 15 रुपए 30 पैसे पर खड़ा है। शॉर्ट करने का कॉल और शॉर्ट वायदे के जरिए आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। 1040 के लिए दरअसल ये मंदी का ट्रेड आपने खड़ा करना है इंडसइंड बैंक में। इस बीच समित चौहान को भी जोड़ लेते हैं। समित, आफ्टरनून। डे लो से थोड़ी सी चाल सुधरने की कोशिश में दिख तो रही है निफ्टी की, लेकिन कहां पहुंचे हम? सिर्फ 17,786-90 के लेवल्स पर। इस समय आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? ज्यादा शॉर्ट या लॉन्ग के ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, डिप का फायदा उठा रहे हैं, या फिर शॉर्ट की तरफ ही है?
देखिए एग्रेसिव लॉन्ग्स तो नहीं रह रहे क्योंकि आज मिड सेशन तक हमने अच्छे खासे हमारे जो लॉन्ग्स थे वो लास्ट 2-3 दिनों के एग्जिट करवाए और यहाँ पे अभी फ्रेश ट्रेड्स की हम सलाह देंगे। आप कोई भी अगर फ्रेश पैटर्न डेवलप होते हैं उस पर फोकस कीजिए। बट एक बात है 18,000 के आसपास आज के प्राइस एक्शन की वजह से एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया और क्योंकि हमने 16,400 से एक वर्टिकल रैली देखी है 10% की वर्टिकल रैली विदाउट एनी मेजर करेक्शन, तो थोड़ा इन बिटवीन आपको ऐसे पॉजेस दिखेंगे और जो पॉजेस इंपॉर्टेंट भी है तो हमें लगता है कि आपको दोनों साइड पे यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दोनों साइड पे हम स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन भी वैसे करेंगे। फिलहाल एट दिस जंक्चर हमने जी एंटरटेनमेंट लॉन्ग साइड पे एक कॉल हमने पिक किया हुआ है। जी एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन पैटर्न ये स्टॉक में कंफर्म हुआ है और आज जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में यहाँ से एटलीस्ट एक 4 to 5% की इमीडिएट अपमूव आने के पोटेंशियल दिख रहे हैं। तो जी अगर कोई बाय करता है यहाँ पे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस उसका 254 का होना चाहिए, टारगेट लगभग 275 और ये ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड किया जा सकता है। 265 का स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। ये मंडे तक सलाह रहेगी, मंडे तक अगर ये मूव नहीं आते तो एग्जिट कीजिए। सो 265 का कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज का जो अभी 6.75 पे ट्रेड हो रहा है वो हम बाय करने की सलाह देंगे 3.9 के स्टॉप लॉस के साथ और इसका टारगेट 12 से 12.5 तक रहेगा। ओके तो ये अगर आप देखें आपका जी एंटरटेनमेंट पे ट्रेडिंग थॉट है, लेकिन इंडेक्स में याद रखिएगा लोअर लेवल से सब्सटेंशियल रिकवरी है। जब इसका कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी ठीक 2 बजे इंडेक्स वाज एट डे लो, उस वक्त लेवल था करीब 17,704, वहां से करीब 86 अंकों की रिकवरी के साथ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 17,800। तो कुछ रिकवरी है बाजार में, लेकिन क्या चल रहा है हर्षदा? वीरू आज तो एक ही चीज चल रही है, ढोल ताशा और धूम धड़ाका वही है। उसके आगे तो मार्केट में कुछ है नहीं और मार्केट में अगर आतिशबाजी हो रही है वो मंदी की तरफ हो रही है। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जो एक्चुअल सेंटिमेंट दिख रहा है आज त्योहार का, उस कोविड के बाहर आने के बाद ये पहली दही हंडी है जो धूम से मनाई जा रही है। और विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी दादर में है, ऑन ग्राउंड है इस पूरे जश्न के माहौल में। विवेक बताइए, एक तो कोविड के बाद ये पहली दही हंडी, ट्रैफिक के तो हाल छोड़िए, ऑन ग्राउंड कितना एक्शन है, कितना एक्साइटमेंट, क्या देख रहे हैं? कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं कि नहीं? दही हंडी कुछ टूटती देखी है आपने कि नहीं आज? बिल्कुल अर्षिता से देखिए आप दही हांडी के इस बार इनाम राशि भी इतनी ज्यादा है कि लोग का जोश और जुनून अपने आप बढ़ गया है। मैक्सिमम मार्केट तो पूरे मुंबई और आसपास के इलाकों में 21 लाख रुपए इनामी राशि रखी गई, तो अब तक ये सबसे ज्यादा इनामी राशि है। इस समय हम मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन में है और ये जो दही हांडी आप स्क्रीन पे देख रही है वो शिवसेना की निष्ठा दही हांडी है। और जिस तरीके से 2 साल बाद यानी कि कोविड के नियम थे, जो रेस्ट्रिक्शन थे, वो नई सरकार ने पूरी तरीके से हटा दिए हैं। जिस तरीके का आज कोविड रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद जोश और जल्लोष दोनों चीज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गोविंदा है, जो अलग अलग पद है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और मुंबई के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मटकी फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा दिग्विजय से आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से जो क्रेन है, क्रेन को बकायदा यहाँ से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, क्रेन को मैक्सिमम हाइट तक ले जाया गया है और वहाँ पे आप जो फूलों से सजी हुई देख रहे हैं वो दही हांडी है और उसे दही हांडी को तोड़ने के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों से अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दही हांडी को फोड़ी जा सके। हालांकि हाइट काफी ज्यादा है, 60 फीट के हाइट के आसपास ये दिख रही है, जिसकी तकरीबन 9 से 10 थर का मतलब होता है जो ह्यूमन पिरामिड बनता है, उसमें जो फ्लोर्स होते हैं उसको महाराष्ट्र में थर बोलते हैं। तो ह्यूमन पिरामिड के हिसाब से 9 थर लगने चाहिए, लेकिन अभी जो मैक्सिमम थर यहाँ पे लगे हैं वो 7 थर लग चुके हैं। तो यानी कि शाम तक, रात के 10 बजे तक ये आयोजन चलता रहेगा इसी तरीके से और कोशिश की जाएगी कि मुंबई और आसपास के इलाके से जो भी ग्रुप और जो मंडल आते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि 9 थर बनाकर इस हंडी को तोड़ी जा सके। अगर हम मुंबई के ओवरऑल की बात करें तो मुंबई के वर्ली इलाके हुआ या फिर मुंबई के आसपास जो थाने इलाके हैं वहां पर भी इसी तरीके का जोश और जल्लोष देखा जा सकता है, क्योंकि 2 साल बाद हर्षदा इस पर्व को, जो बहुत एक्साइटमेंट वाला पर्व होता है, एक तरीके से स्पोर्ट्स जैसा पर्व होता है, उसको मनाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कोविड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार की जो नई सरकार है उन्होंने सारे कोविड रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं, तो कोविड का कोई डर भी नहीं है, नहीं रेस्ट्रिक्शन का कोई डर है। इसलिए इस पर्व में लोग बहुत जोश से आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं
किसी तरीके से दही हांडी फुट रही है। देखिए मैं आपको जो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये एक और ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 तरीके के पिरामिड होते हैं, अगर आप मैक्सिमम पिरामिड बना लेंगे और सैल्यूट करते हैं तो उस पर भी आपको इनामी राशि मिलती है, और दही हांडी फोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उस पर इनामी राशि बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए किस तरीके से ह्यूमन पिरामिड बनती है। नीचे जो लोग होते हैं वो सबसे बड़ा एक बेस बनाते हैं, अपना मजबूत बेस बनाते हैं, ताकि लोग उनके ऊपर पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गिरे नहीं। और यही कोशिश की जाती है कि जब 7 से 8 थर बड़े लोग आपको पहुंचते हैं तो ये थर गिरे नहीं। और हमेशा जो छोटा गोविंदा होता है तो एक उम्र में सबसे छोटा होता है उसको सबसे आखिरी में ऊपर चढ़ाने दही हांडी जैसे विवेक बता रहे हैं। और ये बढ़ा वीरू क्या लग रहा है होगा ऊपर कि नहीं? उन्होंने कहा 7 थल अब तक बन चुके हैं। अरे कैमरा पर्सन को बोलना चाहिए उसी के साथ रहे। वो तस्वीरें काफी खूबसूरत थी। अब इस बार ये और अटेम्प्ट करेंगे या नहीं वो देखना जरूरी है। ये देखिए कितना 1 2 3 हो गया, 4 वीरू 5, अब 5वां लड़का होगा खड़ा। चलिए ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हो जाएगा इस बार, हो जाएगा, है ना? मेरे को तो लग रहा है। अरे अरे चलो 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 चलो, अरे गया कोई नहीं। लेकिन इस त्योहार का मजा यही है कि जितना आप बनाते जाओ उतना बैलेंस का पूरा खेल होता है। विवेक बहुत बहुत शुक्रिया, काफी इंटरेस्टिंग विजुअल्स, और इनफैक्ट इसको देखने में बड़ा मजा है। इनफैक्ट टीवी पर देखने में ज्यादा मजा है आजकल। शुक्रिया विवेक, आपसे शायद आगे दिन के दौरान भी बातचीत होगी। लेकिन 21 लाख तक की राशि मैंने सुनी। इनफैक्ट वीरू कल रेडियो पे मैं सुन रही थी 51 लाख की भी दही हंडी है कहीं पे बॉम्बे में। 51 लाख के, गजब गजब गजब। अब ठीक है, देखिए 2 साल शांति रही हर्षदा, और कोविड के चलते कोई अगर आप देखें कुछ कर तो पाया नहीं। तो इस बार बड़े थ्रस्ट के साथ पूरे पुरजोर तरीके से दही हांडी वापस आया तो उसको स्वागत करना चाहिए। 51 लाख का 1 करोड़ भी होता तो भी करा दो, कोई बड़ी बात नहीं थी। 2 साल जो मनी डेडलॉक पड़ी रही, मेरे ख्याल से वो आज वापस आ रही है। खैर अच्छे विजुअल्स थे। डायरेक्टर साहब अगर एक बार वो विजुअल्स दोबारा दिखाने को मौका मिले दिखाइएगा, यहीं बैठ के ही सही वो विजुअल्स देख लेंगे एक बार। सही कहते हैं हर्षदा, बड़ा मजा आता टीवी पे देख के उसको। खैर इंडेक्स थोड़ा सा स्थिर हुआ है करीब करीब 17,784 पर। अभी एक ट्रेड चेक में ले लेता हूं, उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा सा कुछ और ट्रेड्स पे जाएंगे। लेट्स ब्रिंग सन टीवी आपकी स्क्रीन पे मीडिया स्पेस में। और आई थिंक जो OI एडिशंस हुए हैं उसमें आज एक सब्सटेंशियल OI एडिशन सन टीवी में भी हुआ है। अभी जी एंटरटेनमेंट पे एक बाय कॉल आ रही थी, स्टॉक डे हाई के ट्रेजेक्टरी में था। आशीष बहती जी एक बार जरा सन टीवी को देखिएगा। अगर मैं इस चार्ट को एक छोटे टाइम फ्रेम में देखूं, यानी 19 जुलाई से लेकर अब तक, तो एक टिपिकल फ्लैग है जो कि हायर साइड पे वॉलेट हो रहा है। और अगर मैं इसको थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे देखूं, 1 साल की टाइम फ्रेम पे, तो 26 अक्टूबर से लेकर अब तक जो चैनल चली आ रही थी गिरती हुई, वो बाइसेक्ट होती हुई। और इनफैक्ट इसमें वॉल्यूम्स इस पूरी प्रोसेस में जो मतलब पिछले 4-5 दिन में होने चाहिए वो भी विजिबल हैं। कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी हैं। आपका टेक क्या होगा आशीष इस स्टॉक पे, सन टीवी पे? जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि एक फ्लैग का ब्रेकआउट, और बेस्ट पार्ट ये रहा कि 200 डेमा पे एक आकर एक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और एक जैसे बेस बनाकर वहीं से अप मूव चालू हुआ, जो कि 4 दिन पहले जी टीवी में भी हमने देखा और इसमें भी वैसा ही एक अप मूव देखने मिला। उतना शानदार नहीं जितना जी में था, बट हमें लगता है कि ये भी कैचअप कर लेगा। जिस हिसाब से आज पूरे मीडिया स्पेस में बाइंग देखने मिली है, टीवी 18 जैसे काउंटर्स में भी एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, इंक्लूडिंग जी में भी। तो हमें लगता है कि जरूर तेजी की तरफ यहाँ पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। 482 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे इसमें, और हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी जो तेजी का ट्रेड बना रहा है उसका 510 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। 512 के टारगेट के लिए एक मौका दिख रहा है। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पर तेजी करें। मीडिया स्टॉक्स में आज एक्शन जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस बीच समित चौहान आ चुके हैं। समित आफ्टरनून, बताइएगा आप यहाँ पर चार्ट का चमत्कार में क्या स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए सिमिलर जैसे फोर्स मोटर्स हमने वेडनेसडे को रेकमेंड किया था, सिमिलर ग्राउंड्स पे ये स्टॉक में भी कैश सेगमेंट का ही स्टॉक है। ये भी बजाज इलेक्ट्रिकल्स कल जो इंटेंसिटी से ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया था, कल एक फ्लैग पैटर्न उसमें कंफर्म हुआ था। कंसिस्टेंटली स्टॉक उसके की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम बजाज इलेक्ट्रिकल्स बाय करने की सलाह देंगे, जो अभी 1220 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
जिसमें आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है 1160 का और टारगेट लगभग 1335 के रहेंगे। 1335 के टारगेट के लिए एक मौका तो कैश मार्केट का ये ट्रेड बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो समित ने आइडेंटिफाई किया है चार्ट का चमत्कार के तौर पर, ये है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड जो इस समय चमक रहा है। तेजी आने लगी है, 0.5% ऊपर और भी एक्शन की उम्मीद इधर। लेकिन एक्शन क्या चल रहा है हमें खूब देखने को मिलेगा। एक तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई मुंबई के दही हंडी के सेलिब्रेशन की, लेकिन अब खबरों पर आते हैं और लक्ष्मण रॉय आपको हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे। स्टूडियो में यतिन भी है। आज शुरुआत लक्ष्मण से करते हैं। लक्ष्मण बताइए क्या चल रहा है। देखिए, अब तो आपने दही हांडी दिखा दी, लेकिन इस बीच जो है सारा मामला अब थोड़ा सा सरकार के गलियारों में कहें या फिर कहें मुंबई में भी आपको ग्रीन प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही है। अब ग्रीन प्रोजेक्ट वो जो ऐसे प्रोजेक्ट जिसके पर्यावरण को लेकर के बचाने में जो प्रोजेक्ट मदद करते हों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हों, इसमें पैसे की कम किल्लत हो रही थी। तो अब सरकार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने जा रही है। ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो होगा वो देखने में ग्रीन नहीं होगा, जाहिर तौर पर बॉन्ड की तरह होगा, डिजिटल होगा, लेकिन इसकी खासियत ये होगी कि इसको इंटरनेशनल निवेशकों के हिसाब से ज्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। इस पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। और सूत्र ये बता रहे हैं कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है इसके लिए रिजर्व बैंक और सरकार के बीच बातचीत चल रही है और बहुत जल्द रिजर्व बैंक एक गाइडलाइन जारी करने वाला है और चालू कारोबारी साल में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। शुरुआती चरण में हो सकता है करीब 24,000 करोड़ रुपए का हो और ये ग्रीन प्रोजेक्ट को सस्ते दरों पर फाइनेंस करने का एक नया जरिया बनने जा रहा है। तो जो बार बार सरकार कोशिश ये कर रही है कि कार्बन एमिशन पर ध्यान देना है, तो उसकी तरफ एक बड़ा कदम बहुत जल्द आप देख सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड को इशू किया जाएगा, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाता है वैसे ही एक फंड रेज का नया तरीका यहाँ पर सरकार भी लेकर आ रही है। क्लियरली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। लक्ष्मण, नॉर्मली जब इस तरह के नए बॉन्ड्स आते हैं किस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है और सरकार कितनी एक्सपेक्ट करे कि यहाँ पर पैसा लगेगा, क्योंकि आजकल वो एसडीजी गोल्स वाले पैरामीटर्स कई निवेशक और स्पेशली विदेशी संस्थागत निवेशक काफी क्यूरियसली वॉच करते हैं और उन कंपनियों को फोकस में रखते हैं। तो क्या उसी का एक आगे का बड़ा कदम सरकार की तरफ से है? क्या एक्सपेक्टेशन है कि बड़े पैमाने पर फंड रेज किया जाएगा इसके जरिए? बिल्कुल, दरअसल इसको सिर्फ एक आइसोलेशन में नहीं देखा जाए, ये पूरी कवायद है जो विश्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है कि हमको कार्बन एमिशन को कम करना है। अब तक 24 देशों ने ये ग्रीन बॉन्ड लॉन्च कर दिया अलग अलग नामों से और वहां पे काफी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। हर तरह से सरकार भी और निजी कंपनियां भी अब ग्रीन प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रही हैं और उसी की तरफ सरकार भी अब ग्रीन प्रोजेक्ट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। ग्रीन प्रोजेक्ट का सीधा सा मतलब ये नहीं कि ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन एनर्जी, ऐसा नहीं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिससे आपको लगता है कार्बन एमिशन कम होने वाला है, तो उसके लिए पैसा जुटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न आने शुरू होते हैं। तो इसलिए सरकार एक ग्रीन बॉन्ड ला रही है। तो पहले चरण में तो 24,000 करोड़ के आसपास की सरकार अपेक्षा कर रही है और फिर इसको रिस्पॉन्स को देखते हुए आने वाले दिनों में इस रकम को और ज्यादा बढ़ाएगी और कोशिश यह है कि इस बॉन्ड के तहत जो हम रिटर्न दें वो रिटर्न ज्यादा आकर्षक दें, क्योंकि ऐसे बॉन्ड में इंटरनेशनल जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव अब तक का कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से बड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई देता है और हाल फिलहाल हमने देखा है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ज्यादा पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है डेवलप्ड इकोनॉमीज से। चलिए, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट, आरबीआई जल्द ही ये ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली है तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन सीमेंट कंपनियों पर काफी ज्यादा फोकस कल था, आपको याद होगा, एक के बाद एक कई सारे ट्रेड्स का हमने जिक्र किया, दालमिया भारत से लेकर इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, सब काउंटर्स फोकस में थे कल के सत्र में। आज ऑफ कोर्स मार्केट की चाल उल्टी है। अब यतिन आपको बता रहे हैं ये लाइमलाइट इस सेक्टर पर एक बार फिर क्यों पड़ने लगी है, फंडामेंटली क्या स्थिति उभर कर आ रही है यतिन? तो हर्षदा, देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइस ट्रेंड्स का, क्योंकि सीमेंट कंपनियों का अगर हम ओवरऑल प्राइसिंग पैटर्न देखें तो काफी वॉलेटाइल हो चुका है मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है बारिश की वजह से। तो हमने ये देखा है कि ऑल इंडिया बेसिस पे सीमेंट के दाम ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेंड बता रहे हैं।
अगर हम रीजनल ट्रेंड्स की बात करें तो साउथ इंडिया को छोड़ के इन जनरल वेस्ट हो, नॉर्थ हो, सेंट्रल इंडिया हो, ईस्ट हो, आपको प्राइसिंग गिरती हुई दिखाई दी है। केवल साउथ ही ऐसा मार्केट है जहां प्राइसेस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2% बढ़े हैं, यानी 12 रुपए प्रति 50 किलो बैग। और अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात कर ले, सेंट्रल इंडिया की बात कर ले या दूसरे नॉर्दर्न रीजन्स की बात कर ले तो 10 से 15 रुपए प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट के दाम घट रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न मार्केट जो फ्लैट है और साउथ इंडियन मार्केट जहां सीमेंट के दाम बढ़े हैं, इन जनरल ट्रेंड थोड़ा वीक है लेकिन वॉल्यूम पिकअप हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो कोटक जनरली एक सीमेंट डीलर डेटा बनाता है, उनका ये कहना है कि यहां शायद आपको बादल छटते हुए दिखाई देंगे, शायद आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिख सकती है सीमेंट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि पेटकोक के दाम, जो कि एक बड़ा एनर्जी कॉस्ट होता है, क्योंकि पेटकोक जला के ही सीमेंट कंपनियां एनर्जी ट्रांसफर करती हैं सीमेंट क्लीन में, तो 300 रुपए का यहां करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया है और लगभग 30% Q1 के मुकाबले यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पेटकोक के दाम नीचे हैं। इसके अलावा आपने पिछले दिनों खबर भी देखी होगी कि वेनेजुएला से इंडिया ने सस्ता पेटकोक मंगाया है, तो कहीं ना कहीं वो भी सीमेंट कंपनीज को बेनिफिट कर सकता है। डीजल प्राइसेस लगभग 8% नीचे हैं मई 2022 के लेवल से, और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो शायद यहां से एक अपटिक शुरू होना चाहिए सेकेंड हाफ से। तो एक होपफुल ट्रेड है ये, शायद यहां से आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। हालांकि मोमेंटम कितना बनेगा इस पे एक सवाल होगा, क्योंकि 15 से 20% ऑलरेडी आपने सीमेंट स्टॉक्स को रैली करते हुए देखा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा बहुत न्यूट्रल स्टैंड है, लेकिन शायद अगर यहां से एनर्जी के दाम घटते हैं, फ्रेट रेट्स गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनियों के लिए एक मार्जिन बूस्टर बन सकता है। जी हाँ, अगर बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यतिन ने यहाँ पे कही, एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का पोस्ट मानसून रिज्यूम होना, पेट्रोल प्राइसेस का सिक्वेंशली सब्सटेंशियली डाउन होना, डीजल प्राइसेस। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि सीमेंट नीचे से चला भी काफ़ी है। अब आप देखिए, आज सुबह सुबह यतिन ने एक बड़ी अच्छी अल्ट्राटेक सीमेंट पर रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट लोअर लेवल से मुझे याद आता है 22 जून का इसका लो था। तथ्य सारे सही हैं बिल्कुल, 5156 और करीब करीब 6645 पे अभी खड़ा हुआ है। दैट मीन्स लगभग 1500 रुपए का पुल बैक लोअर लेवल से। बट राजेश अग्रवाल जी, मैं चार्टिकली देख रहा हूं कि ये सेक्टर अपनी तरफ ओआई खींच रहा है, अपनी तरफ वॉल्यूम्स खींच रहा है। एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में अगर आप देखें, रेस्ट ऑफ द सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स जो हैं वो विजिबल हैं आपकी बाइंग लिस्ट में, और स्पेशली वो स्टॉक्स जो कि क्लाइंट्स को आप लोगों ने रिकमेंड किए हो सीमेंट में, वो कौन से हैं इस वक्त? देखिए, कई स्टॉक है सीमेंट में हमारी एक्सटेंसिव कवरेज है और हमने कई स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए हैं। पिछले साल भर के दरमियान ही हमने कई रिपोर्ट्स निकाली हैं। इस लिस्ट में अगर सबसे ऊपर के पायदान पे रखा जाए तो अल्ट्राटेक रहेगा, और अल्ट्राटेक चूंकि बहुत लोगों को महंगा लगता है तो उसकी होल्डिंग कंपनी ग्रासिम पे ध्यान दिया जा सकता है, जहां अगर आप देखें तो वो अल्ट्राटेक होल्ड करती है। उसके अलावा ABCL में उनकी होल्डिंग है, आदित्य बिरला कैपिटल में, वोडाफोन में होल्डिंग है और उनके खुद के प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर मिड कैप में उतर के आऊँ तो मिड कैप में मुझे लगता है एक तो आपको डालमिया भारत और एक बिरला कॉर्प, दो ऐसे स्टॉक है जहां बिल्कुल ध्यान देने चाहिए। दोनों में बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, दोनों के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। थोड़ी बहुत दिक्कतें फ्यूल कॉस्ट को लेके थी, और जो अभी यतीन जैसे बता रहे थे कि पेटकोक के दामों में गिरावट आई है तो वहाँ उनके फायदा होगा। दूसरे, सरकार का जो रवैया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, वहाँ से सीमेंट की खपत बढ़ती हुई नजर आएगी। और हमने पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कह लीजिए, मीडिया के हवाले से ये देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर वापस से परफॉर्म करने लगा है, बुकिंग्स बढ़ने लगी है, प्रोजेक्ट्स नए लॉन्चेस हो रहे हैं, तो वहाँ भी सीमेंट की खपत बढ़ी रहेगी। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और एक स्टॉक जो कि इस वक्त टेक ओवर के कारण से न्यूज़ में है, अंबुजा का, वहाँ ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो उनकी ओपन ऑफर के प्राइस है उसके ऊपर चला गया है स्टॉक, लेकिन लंबी अवधि में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 15-20% की बढ़त मौजूदा स्तर से हो जाए। ओपन ऑफर क्लोज होके कम से कम आपको 2 क्वार्टर रुकना पड़ेगा, तब तक मान लीजिए साल भर के टाइम हॉराइजन में।
चलिए, तो ये सीमेंट पर आपने डेडिकेटेड डिस्कशन सुना, लेकिन आपकी टॉपिक है राजेश अग्रवाल जी की एलएनटी अल्ट्राटेक सीमेंट, अदरवाइज आप ग्रासिम की तरफ जाएंगे। वो अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा ठीक लगता हुआ। ओके, अब स्किप करते हैं, अगर आप देखें इस सीमेंट की डिस्कशन को और आगे बढ़ते हैं। और आज का मिड कैप फंड ये राजेश अग्रवाल जी के सौजन्य से ही आएगा। राजेश जी बताइए, आपका मिड कैप फंड आज का। देखिए वीरू जी, मिड कैप फंडा दूं उसके पहले मैंने आप जो एक स्टॉक की चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सन टीवी, उसमें 2 लाइन कहना चाहूँगा। बहुत शानदार स्टॉक है, 32 टीवी चैनल्स हैं इनके। साउथ इंडिया में तो पूरे इनकी लीडरशिप है कह लीजिए। उसके अलावा मराठी और बंगाली में भी लॉन्च कर रखा है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशन दूसरे के वनिस्पत बहुत सस्ते हैं। 52 हफ्ते का हाई 612 का था और अभी समझ लीजिए 470-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 100 रुपए की बढ़त आने वाले 2 क्वार्टर में बिल्कुल बन सकती है। अब आता हूँ मेरे मिड कैप फंडा में, तो मैं समझता हूँ फोर्टिस हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाहिए। कंपनी का कामकाज में सुधार होता हुआ नजर आया है। 1500 बेड की कैपेसिटी एक्सपेंशन की ये बात कर रहे हैं। बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों में बढ़त देखी गई थी। पोस्ट कोविड जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती हुई नजर आई है। एवरेज रूम पर ऑक्यूपाइड बेड, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, वहाँ पर बढ़त देखी गई है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो मैनेजमेंट पुरजोर कोशिश कर रहा है कि न केवल इनके हॉस्पिटल बिजनेस और डायग्नोस्टिक्स दोनों बिजनेस पे बढ़त हो। डायग्नोस्टिक बिजनेस जो SRL के नाम से जाना जाता है वो भी बहुत अच्छी बढ़त कर रहा है। और मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, जो निकटवर्ती देशों से, बांग्लादेश वगैरह से पेशेंट्स आते हैं, वहाँ से अच्छी रेवेन्यू आ रही है। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा और वैल्यूएशन के लिहाज से इस वक्त फोर्टिस आउट परफॉर्म कर रहा है। फोर्टिस और राजेश जी, मैं ये तो कह सकता हूँ कि आपने भी जो कॉल दी ना, मैं इसका चार्ट बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत दिनों हम एंगेज रहे डॉक्टर लाल पैथ लैब में, मेट्रोपोलिस में, फोर्टिस ये आपका अपोलो हॉस्पिटल्स में। वाकई बहुत दिनों बाद मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ। इस पर एक टिक चेक लेते हैं मानस। ये एक बहुत ही अव्वल दर्जे का चार्ट है और आई थिंक ये पैटर्न इटसेल्फ, इस पे उसका सक्सेस रेशियो अगर आप देखें हिस्टोरिकली अच्छा नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊं, देखिए मैं जो राजेश जी ने बात की उसका हल्का सा अगर आप देखें उल्टा व्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। यही पैटर्न से कोलैप्स हुआ था ये 1 नवंबर 2011 को। यही पैटर्न से ये कोलैप्स हुआ था 22 मई 2017 को। और एग्जैक्टली वही पैटर्न, मतलब एक टिपिकल फ्लैग पे इसका ब्रेकडाउन आता है। ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन। लेकिन क्या इस बार का चार्ट डिफरेंट है? क्या राजेश जी की बात से आप सहमत हैं? क्या 300 के ऊपर एक 100-125 रुपए के पोटेंशियल लग रहे हैं आपको फोर्टिस हेल्थ केयर में? देखिए, इस टाइम का जो चार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसने जो पिछले हाईज थे मेरे ख्याल से मार्च 22 के हाईज को ब्रीच किया है और एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था। उसके बाद हमने रैली देखी, कंसोलिडेशन, फिर से 2 दिनों का, फिर से आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये भी एक फ्लैग पैटर्न है और मेरा समझ है कि आप कम से कम 330 तक के भाव तो जरूर देखने को मिलेंगे। और 330 का मतलब समझिए, 330 का मतलब ये हो गया कि जो पहले के हाईज हैं, जनवरी के आसपास के हाईज हैं, उसको स्टॉक ब्रीच कर जाएगा, उसके ऊपर निकल जाएगा। तो बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म के लिए तो 330 रुपए, लेकिन अगर थोड़ा लंबा नजरिया होगा तो 375 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल राजेश जी की से मैं पूरी तरह सहमत हूँ टेक्निकली। फोर्टिस हेल्थ केयर तेजी का ट्रेड और टेक्निकली फंडामेंटली दोनों में यहाँ पर तालमेल बैठ रहा है तेजी की तरफ ही, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। अच्छा, एक दो और काउंटर्स जिनमें इंडेक्स में ही थोड़ा सा एक्शन आ तो रहा है। तो इन्फोसिस लेकर आइएगा स्क्रीन पर। इन्फोसिस देखते ही देखते 1% ऊपर, समित 1598 के लेवल्स पर। आज दरअसल इसने 1604 का हाई भी छुआ कुछ देर पहले, या फिर फर्स्ट हाफ में राधा। लेंगे क्या आप? नहीं, आई थिंक थोड़ा अवॉइड करेंगे। स्टॉक में एक रेंज बन चुकी है, एक डिसेंट रिकवरी आने के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं हायर लेवल पे थोड़ी एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे 1630, 1640 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन गया है। लोअर साइड पे 1550, 70 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो फॉर अ टाइम बिंग हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक में कंसोलिडेशन हो और जो रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव होगा वो लगभग 1570, 1550 के रेंज में होगा। तो यहाँ से और थोड़ा 2-2.5% का इनफैक्ट अगर ये स्टॉक में करेक्शन आता है
तो वहां पे एक अच्छी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मूव का करेक्शन आए तो शायद एक मौका तेजी की तरफ रहेगा स्टॉक, लेकिन एक मोमेंटम पकड़ता हुआ, और बाकी आईटी कंपनियों में टेक महिंद्रा हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, सब में तेजी बनती दिखाई दे रही है। अच्छा मानस, IRCTC जो कल आपने दोपहर में कॉल दिया था, आज सुबह भी इस पर चर्चा हो रही थी, 745 के लेवल्स पर क्या कैरी करना है या फिर आज अब प्रॉफिट बुक करने के लेवल्स के करीब आ गया? देखिए मॉर्निंग में भी मैंने मेंशन किया था कि जब मॉर्निंग में गिरावट देखने को मिले तो वो खरीदारी करने के मौके होंगे 690 के स्टॉप लॉस से, और उस टाइम मैंने जो टारगेट मेंशन किए थे वो शायद 735 या 740 के थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन पैटर्न में कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिख रही है, पैटर्न बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, और मेरा तो समझना है कि शायद 775 780 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बेहतर स्ट्रेटजी है कि अपना स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लीजिए, 724 पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करिए, 775 के नेक्स्ट टारगेट आप सेट कर सकते हैं। 775 के नेक्स्ट टारगेट सेट करें, होल्ड कीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को, स्टॉप लॉस रिवाइज करने की सलाह यहाँ पर आती हुई। राजेश जी, अग्रवाल साहब, ये नायका पर आपके क्या विचार हैं? ये अपने फैशन बिजनेस के लिए भी वो ऑफलाइन स्टोर सेटअप करना शुरू कर चुके हैं। राजौरी गार्डन में एक, दिल्ली में इनका एथलीजर लॉन्जरी वाला स्टोर खुला, आगे शायद इसको और स्केल करने का प्लान है। और मैं इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रही थी, जो बेसिकली नायका का सुपर स्टोर का प्लान है, वो काफी फायदा कंपनी के फाइनेंशियल्स को दिला सकता है। 1400 पर आपके विचार क्या है? हाल फिलहाल ठंडा रहा है स्टॉक? बिल्कुल ठंडा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण नायका के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं था, बल्कि एक जो जनरल ऑनलाइन स्टॉक्स के प्रति हो गया, उस वजह से मार झेलनी पड़ी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसने बॉटम लाइन पॉजिटिव दिखाई है, टॉप लाइन में भी ग्रोथ दिखी गई, अपने ब्रांड्स में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑफलाइन की अगर बात की जाए तो करीब करीब 40 सिटीज़ में 80 स्टोर इन्होंने ऑलरेडी खोल लिए हैं, और कुछ ब्रांड्स भी इन्होंने एक्वायर किए हैं। इन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है ये स्टॉक साल भर में आपको 1700 रुपये के टारगेट दिखा सकता है, तो ये बिल्कुल बने रहें। इस तिमाही के नतीजे पर भी नज़र देखेंगे तो 3.5 करोड़ के बॉटम लाइन के सामने 4.5 करोड़ का बॉटम लाइन आया था, और GMV में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई थी। तो सारे पायदान पे अच्छा उतरता है। ऑनलाइन पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो नायका एक उपयुक्त स्टॉक है। बहुत ही उपयुक्त स्टॉक है। कभी इनके प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट निकाल के देखिएगा राजेश अग्रवाल जी, फिर आपको और भी अच्छा लगेगा ये स्टॉक। 1410 पे अगर आप देखें। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो स्टॉक्स को अगर आप देखें यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जो कि डे हाई पे और डे लो पे फ्लो कर रहे हैं। एक बार आप लेके आइए PVR, जनाब गजब क्रैश हुआ है ये स्टॉक 1817 पे। आई मीन सिर्फ अगर आप 5-7 दिन के डैमेज को देखें, 10 टूटा, 20 टूटा, 50 टूटा, और आज इवन 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट गया है। और मैं एक बात कहूंगा, 27 जून 2022 से एक छोटा सा बेस विजिबल था मानस, मेरे ख्याल से वो भी टूट गया मानस। इसमें सिंस इट्स लास्ट वीक, अब हम जब सोमवार को जब उतरेंगे तो मेरे ख्याल से ऑप्शन मिल भी नहीं पाएगा, शायद ब्रोकर अलाउ ना करे। क्या इसकी 1800 की पुट सिक्योर कर लें क्या एक बार? देखिए अब यहाँ पर मंदी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट 2200 रुपए से 1800 रुपए तक देखने को मिली है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, और उम्मीद आप कर सकते हैं कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 1750 रुपए है। लेकिन अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगता है। टारगेट अगर आप देखिए तो करीब 50-60 रुपए के लगते हैं, तो फ्रेश पिकवाली नहीं। लेकिन अगर किसी के पास पिकवाली का ट्रेड ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1846 कर ले और स्टॉक में बने रहे, मंदी के ट्रेड में बने रहे। साइड पर बैठे रहना बेहतर है। PVR में ये स्टॉक चल नहीं रहा है क्योंकि बॉलीवुड की पिक्चरें, हिंदी फिल्में चल नहीं रही हैं स्क्रीन पर। आज 5% के नुकसान पर। इनफैक्ट इस महीने का चार्ट अगर हो सके तो दिखाइएगा प्लीज। एक के बाद एक गिरावट की ग्रिप में आता हुआ ये काउंटर, और यहाँ पर पेन लगातार बढ़ा है। एक महीने में 4-4.5% का नुकसान देखने को मिला है। अच्छा, इस बीच लक्ष्मण रॉय को जोड़ लेते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम कल शाम को पढ़ रहे थे कि RBI की तरफ से जो मंथली बुलेटिन आया है उसमें कहा गया है कि शायद निजीकरण को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा धीमा चलना चाहिए, सरकार को सोच विचार करना चाहिए।
अब इसी पर कुछ स्पष्टीकरण आ रहा है। आरबीआई की जो स्टेटमेंट आई है उस पर कुछ सफाई आ रही है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, बताइए। देखिए, दरअसल ये आरबीआई का बुलेटिन नहीं, आरबीआई का एक आर्टिकल था, उसमें ये कहा गया था कि जो सरकारी बैंकों का निजीकरण है वो ग्रेजुअल तरीके से करना चाहिए, क्योंकि निजीकरण ही हर मर्ज की दवा है, ये सही नहीं है। तो इसका ये अनुमान लगाया गया कि निजीकरण के खिलाफ है आरबीआई, इसको लेकर कई सारी मीडिया रिपोर्ट आई। तो अब रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से सफाई जारी की है, और सफाई जारी करते हुए कहा कि ये जो आर्टिकल लिखा गया, लेख लिखा गया था, दरअसल वो लेखक के अपने विचार हैं। लेख में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो आरबीआई के विचार नहीं है। तो ये जो है सो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है कि लेख जो है लेखक के अपने विचार हैं, ये आरबीआई का अपने विचार नहीं है। पहली बात तो आरबीआई ने इस पूरे लेख से पल्ला झाड़ लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आरबीआई ने कहा कि अगर लेख को ही देखें तो लेख में ये नहीं कहा गया है कि निजीकरण नहीं करना चाहिए। लेख में ये कहा गया है कि ये जो निजीकरण है उसको ग्रेजुअल तरीके से करना चाहिए। तो ग्रेजुअल तरीके से सरकार कर ही रही है, क्योंकि सिर्फ 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात की गई है, तो सरकार भी सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं कर रही है। तो लेख सरकार के जो कदम है उससे कहीं भी अंतर विरोध नहीं रखता है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश इसमें की गई है। तो रिजर्व बैंक ने यही सफाई दी है। इन लेखक मेरे ख्याल में डिप्टी गवर्नर साहब माइकल पात्रा थे। लक्ष्मण, हाँ, उनके तरफ से लेख लिखा गया था, लेकिन इसमें जो कहा गया है कि ये लेखक के अपने विचार है। माइकल पात्रा जो है वो आपको बता दूं कि खासतौर से ये मॉनेटरी पॉलिसी के काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन कई मोर्चे पे कई बार उनसे भी राय वसीरा अपने हर लेखक को, हर सदस्य को अपने अपने लेख लिखने की छूट यहाँ पे दी जाती है। तो उसी के तहत ये लेख लिखा गया था। तो लक्ष्मण बेसिकली कह रहे हैं कि आरबीआई ने सफाई दे दी है कि जो लेख की बात पूरे मीडिया में आज सुबह से हो रही है वो पर्सनल कैपेसिटी में माइकल पात्रा ने दिया। वो माइकल पात्रा के पर्सनल दरअसल विचार है और आरबीआई के नहीं। और उस ऑफ कोर्स ऐसे में ये साफ था, उस निबंध में ये साफ था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में सरकारी बैंकों की एक बड़ी भूमिका रहती है। उन्होंने ये कहा कि शायद सरकार को थोड़ा सा अपनी प्रोसेस धीमी करके रखनी चाहिए, जो वैसे भी है, फास्ट ट्रैक तो हुआ ही नहीं है। जो कोविड काल में निजीकरण हुए थे उसके बाद कोई आगे निजीकरण का कदम सरकार ने उठाया नहीं है। तो ये फिलहाल एक क्लैरिफिकेशन आता हुआ। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। स्टॉक्स वैसे पिटे हुए हैं, ज्यादा कुछ रिएक्शन आ नहीं रहा है, ठंडा मार्केट है। वहां पर पीएसयू बैंकों में सुबह में भी दबाव था, अब भी दबाव कायम है, लेकिन आरबीआई की तरफ से एक क्लियर कट क्लैरिफिकेशन आता हुआ। दूसरे कुछ काउंटर्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी बैंकों में ऑफ कोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक कॉल राजेश अग्रवाल ने दे दी। अग्रवाल साहब, पेटीएम पर नजरें होनी चाहिए, ये एक अपडेट है। आज दरअसल पेटीएम की एजीएम है, स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। आज इंट्राडे में तो करीब 2% भी टूटा, 1 से 1.5-2% के गिरावट पर ही कारोबार कर रहा है। और इस एजीएम में अलग अलग मुद्दों पर शेयरधारकों को वोटिंग करनी है। ऑफ कोर्स कंपनी आगे का क्या प्लान है वो तो नहीं रखेगी, लेकिन अब तक उन्होंने क्या अचीव किया है उसका लेखा जोखा एक बार फिर शेयरधारकों के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन वोट के लिए एक इंटरेस्टिंग मुद्दा आने वाला है कि विजय शेखर शर्मा जो कंपनी के फाउंडर हैं और सीईओ हैं, उनको क्या सीईओ के पद पर दोबारा नियुक्त किया जाए या नहीं, इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। और आपने पढ़ा ही होगा कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने कुछ हफ्ते पहले ही शेयरधारकों को सुझाव दिया था कि विजय शेखर शर्मा को रिप्लेस करने की जरूरत है। तो एजीएम में जब यह प्रस्ताव आए आप उसके खिलाफ वोट करें। क्या पॉसिबल है कि विजय शेखर शर्मा का पद हट सकता है, वो पद से हटाए जा सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से अच्छी खासी बैकिंग है तो वो होगा नहीं? और इस तरह की डेवलपमेंट के क्या मायने रह सकते हैं फिर पेटीएम के स्टॉक के लिए गोइंग फॉरवर्ड? उस प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने ये सुझाव इसीलिए दिया था कि कोई प्रोफेशनल सीईओ आए और वो कंपनी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें। अग्रवाल साहब, आपके विचार क्या हैं? देखिए, एक बहुत डिबेट का मुद्दा है, लेकिन इस सब चीजों के बीच एक पॉजिटिव बात है कि जो शेयर होल्डर की एक्टिविटी है ना, वो एजीएम वगैरह में बढ़ती जा रही है। आज से अगर 5-10 साल पहले जाऊं तो किसी को वोटिंग करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। 90% लोग एजीएम में जाते नहीं थे,
लेकिन वो एक सिनेरियो चेंज होता जा रहा है जो कि कॉरपोरेट कल्चर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। जहां तक पेटीएम का सवाल है, नंबर्स हर क्वार्टर खराब आते जा रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, और ऐसे ही कोई उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले दिनों में सुधर जाएंगे। एक तो इनमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स की जो है वो ऐसे ही बहुत कॉम्पिटिटिव है, और उस ऑनबोर्डेड क्लाइंट को बनाए रखना और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि जो ऐप यूज़र्स हैं वो लगातार 4 ऐप यूज़ करते हैं कि जिसमें ज़्यादा सस्ता मिलता है, जिसमें ज़्यादा अच्छे ऑफर मिलते हैं, वहाँ स्विच कर जाते हैं। तो ये दिक्कत अपनी जगह बनी हुई है, और जब नंबर्स इतने ख़राब हैं तो इनके फंडिंग के भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी नहीं होगी। इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में जो कंपनी है वहाँ भी हैवी कंपटीशन है। तो मुझे नहीं लगता कि नंबर्स बहुत जल्दी में सुधार होने वाले हैं, फिर वो चाहे टॉप मैनेजमेंट में बदलाव आए तो थोड़ा सेंटिमेंटल सुधार बल्कि हो सकता है हो जाए, बट नंबर्स में मुझे कोई सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक वोटिंग की बात है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरी पर्सनल राय ये है कि हो सकता है कि ऐसे मुद्दे उठे हों कि शर्मा साहब को रिमूव किया जाए, बट मुझे ऐसी संभावनाएं थोड़ी कम लगती हैं। एक्चुअली जो इनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है वो विजय शेखर शर्मा के साथ है, और विजय ने वे कंपनी इतने सालों से खड़ी की है, तो होपफुली ये रिवाइव करने में उन्हीं का दिमाग लगेगा। देखते हैं क्या निकल कर आता है। वैसे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंपनी कल बंद हो जाएगी, बस कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, स्पेशली एक और शेयर धारकों को दरअसल उसका पेन डील करना पड़ रहा है। लिस्टिंग के बाद से 60% की तो गिरावट आ ही चुकी है। चलिए, BTST या STBT क्या करेंगे हमारे जानकार, एक बार मार्केट की तस्वीर आपके सामने रख देते हैं फिर से, और फिर ट्रेड्स पर आना शुरू करते हैं। निफ्टी 17,781 के लेवल्स पर 175 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 665 अंक नीचे है। एक बार डाउ फ्यूचर्स को टटोल लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स दबाव में है, हमने क्या 173 पॉइंट नीचे देखा था, कमजोरी कायम है। 180-190 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिलेगी आज जब मार्केट खुलेंगे, ये इंडिकेशन फ्यूचर्स दे रहे हैं। तो चलिए समित आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए STBT या BTST? देखिए, 2 लॉन्ग साइड पे हमने यहाँ पे स्टॉक्स लिए, तो अभी एक शॉर्ट साइड पे रहेगा TVS मोटर्स। हालांकि इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है, तो एग्रेसिव शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं होगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ रहना है। फिलहाल 961 पे ट्रेड हो रहा है, ये लगभग 940 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 971 का इसमें रखना है। मोटर शॉर्ट करने की सलाह, 971 का स्टॉप लॉस, और ये एक मंदी का ट्रेड TVS पर इस समय आता हुआ बिकवाली करके चले। गावा साहब, आपका ट्रेड क्या होगा? लॉन्ग साइड, और वो स्टॉक है LNT। इतनी गिरावट के बाद भी आज LNT फर्म है, और मुझे लगता है शायद मैंने कल बाय सिग्नल दिया था इस पर। LNT मुझे अच्छा लगता है, 1910 का स्टॉप लगा कर चले, लगता है ये 2000 की तरफ जा रहा है। इट्स मैटर ऑफ टाइम। पहला टारगेट रहेगा 1950 का, लेकिन 2000 मेरा लक्ष्य है। LNT 39, और आई थिंक LNT जो है ना, अब वो डिफरेंशियल जो क्रिएट हो गया था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सिमेंस एंड LNT, आपने देखा ना LNT सिमेंस क्या चला, कमिंस क्या चला, ABB क्या चला, थर्मैक्स क्या चला, वो जो डिफरेंशियल पिछले 4 महीने से मेंटेन करके रखा था LNT अब उसको फुलफिल कर रहा है। ये राजेश अग्रवाल जी का भी टॉप कन्विक्शन कॉल है, और प्रकाश सर का भी कॉल है। व्यू यहाँ पर ये है कि 2000 रुपए का लेवल आपको मिल जाएगा। कल सेशन में भी आपने हमारे साथ ये लॉन्ग किया था, और मुझे याद है अच्छी तरीके से आशीष चतुर्मुता जी ने 1920 की कॉल ऑप्शन रिकमेंड की थी। मेरे ख्याल से उस वक्त 14 रुपीज़ का प्रीमियम था। डायरेक्टर साहब प्लीज़ दिखाइएगा अगर हो सके तो उस कॉल का प्रीमियम 1920 की कॉल 14 पे थी, अच्छा करती होगी डेफिनेटली। आशीष बाहिदी जी, आपका कॉल क्या होगा कल के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरेंद्र जी, कोई नया कॉल नहीं रहेगा, रिपीट ही रहेगा। सिंस वीकेंड है और थोड़ा सा मार्केट भी एक फ्रजाइल हो रखा है थोड़ा, तो अंबुजा सीमेंट जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था उसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जिस हिसाब से मूव आज के सत्र में भी देखने मिला और जो स्ट्रेंथ देखने मिली, और जिस हिसाब से 400 और 380 पे कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है, हमें लगता है कि यहाँ से और एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है। 420 और 400 पे जो कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है, तो 440 के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है इसमें, और जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो है 415 का।
अंबुजा सीमेंट इससे बाय, और इस सीमेंट पे डिस्कशन भी इस कार्यक्रम में काफ़ी हुआ। यतीन से अगर आप देखें तो आपने इस सेक्टर के बारे में सुना भी, और राजेश अग्रवाल जी की कॉल थी अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रेसिम में। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन कॉल, क्या कैरी करेंगे आप? वीरेंद्र जी, देखिए मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेके जाऊंगा इंडिया सीमेंट। देखिए इंडिया सीमेंट में कल एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, आज का दिन पॉज है। एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न, ये फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है 200 के ऊपर। अगर काउंटर सस्टेन करता है, क्योंकि अगले हफ्ते एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग और तेज होगी। तो इंडिया सीमेंट बाय करिए, 200 का स्टॉप लॉस रहेगा, और एक टारगेट सेट करे 210 से लेके 212 का एज ए बीटीएसटी। इंडिया सीमेंट, आप भी सीमेंट के अगर आप देखें तो इस वक्त मुरीद है 204.45 पे इंडिया सीमेंट से बाय। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैरी करने के लिए? बिकवाली का ट्रेड है, दीपक नाइट्राइट पे बिकवाली करेंगे। स्टॉक ने एक सपोर्ट था 2060 के आसपास, उसको ब्रीच किया है, तो दीपक नाइट्राइट में वीकनेस बढ़ सकती है। 1990 के टारगेट के लिए एक सेल कॉल है, स्टॉप लॉस 2081 के रहेंगे। नाइट्राइट सेल और दीपक नाइट्राइट ने किया आज एक बैकफुट पे आया, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपना टेस्ट किया और डे लो के आसपास जाके क्लोज होता हुआ। हालांकि एलएनटी की प्राइस परफॉर्मेंस में देख रहा हूं मेरे स्क्रीन पे, एलएनटी का एक चार्ट लगा हुआ है, क्या खूबसूरत चार्ट, 1941 डे हाई पर। राजेश अग्रवाल जी बताइए, अब आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। अगले शुक्रवार जब आपसे बात करूंगा तो जरूर जिक्र करूंगा उस स्टॉक का। आज का आपका कन्विक्शन कॉल, आपका बीटीएसटी, या फिर आप कह लीजिए कि आपका मोमेंटम कॉल क्या रहेगा? शुरुआत में हर्षदा जी के साथ हम लोग केमिकल डिस्कस कर रहे थे। उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है हाइकल लिमिटेड, जो कि फार्मा में और क्रॉप प्रोटेक्शन में केमिकल सप्लाई करते हैं। 58% के आसपास फार्मा से और 42% के आसपास केमिकल से रेवेन्यू आते, क्रॉप प्रोटेक्शन से वह रेवेन्यू आती है। बहुत शानदार नतीजे आए थे। केपेक्स बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा है क्रॉप प्रोटेक्शन में, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले साल में वहाँ से कमीशनिंग हो जाएगी। मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं अच्छे प्रोडक्ट्स के कारण से और कॉस्ट रैशनलाइजेशन के कारण से, और रॉ मटेरियल में भी इनके दबाव दिखा गया। तो इन सारे पायदानों पर मुझे खरा उतरता है, और दूसरे अपने ऊपर के लेवल से बहुत करेक्ट कर चुका है। इस तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में आए थे, इस कारण से यहाँ से एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। और दूसरा स्टॉक वर्धमान टेक्सटाइल का देखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट बेहद स्ट्रांग है। टेक्सटाइल में ऐसी बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है जिसके डेट इक्विटी रेशियो 0.3 0.4 हो, वर्धमान उनमें से एक है। इन्वेंट्री की, अगर चैनल इन्वेंट्री की बात की जाए तो बहुत लो लेवल एंट्री है, वो इन्वेंट्री है। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी पॉजिटिव आ रही है यान में, और सबसे अच्छी बात है कि 700 करोड़ रुपए के साथ 1 लाख स्पिंडल का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसके कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा जंप देखा जा सकता है। और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कम से कम 420-430 के टारगेट यहां आ सकते हैं आने वाले 2 क्वार्टर्स में। वर्धमान टेक्सटाइल्स, वाकई आज कैंडल भी मैं आपके राजेश जी बात करते करते देख रहा हूँ, और स्ट्रांग अगर आप देखिए मूव इस स्टॉक में। एक बार जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और मैक्सिमम रखिएगा। आज का वॉल्यूम जुलाई 19 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। आज इसने अपनी 19 जुलाई से लेके अब तक की जो चैनल थी, जिसका हाई था करीब करीब 300, आप समझ लीजिएगा कि 22 रुपए, उसको बाइसेक्ट किया। आज जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज इसको ये फिर बाइसेक्ट कर रहा है लगभग 6 अप्रैल के बाद। तो वाकई वाकई ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स भी अपनी प्रेजेंस ये स्टॉक फील करा रहा है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं फेलो सेटअप। और आज देखिए, जब हमने फर्स्ट इंस्टेंस में पहले अगर आप देखें अटेम्प्ट में 18,000 को रिजेक्ट कर दिया और हम नहीं हायर लेवल्स पर सस्टेन कर पाए, ठीक लगभग 9:30 पर हमने वो जो मार्केट ब्रेथ देखी थी, वो इंडिकेट कर रही थी कि आज बाजार में लॉन्ग की इच्छा नहीं है, अभाव था। परसों था 110, कल हो गया 91, और आज मॉर्निंग में आप यकीन मानिए विद लॉन्ग्स प्लस शॉर्ट कवर हार्डली 60 था, और अंतिम दौर तक आते आते इसका भाव बिल्कुल स्क्रीन पे विजिबल है। मात्र अदानी पोर्ट्स, जी एंटरटेनमेंट, एलएनटी, वर्लपूल और एसीसी, ये 4 स्टॉक्स तो यही हैं अगर आप देखें, 12 में से 5 इनफैक्ट। शॉर्ट कवर हुआ आज टाटा कम्युनिकेशन में, अंबुजा सीमेंट्स में, आईआरसीटीसी में, सन टीवी में, बजाज ऑटो में। तो अभाव था
आई मीन लॉन्ग्स की अगर आप देखें पॉसिबिलिटी लोगों को, ट्रेडर्स को, एचएनआईज को कम नज़र आ रही थी और ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हुई मार्केट ब्रेथ। और शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज पीवीआर में, ये नई कहानी कुछ नहीं है। बाकी रियल एस्टेट स्पेस पूरा का पूरा आज बैकफुट पे था एंड डीएलएफ में शॉर्टिंग हुई और ग्रैनुअल्स आज रिवर्सल था। 2 दिन के मूव के बाद आज बैकफुट पे आया। एमएनएम फाइनेंशियल्स और जुबिलेंट फूड यहाँ पे भी आज रिवर्सल था और शॉर्ट बिल्डअप हुआ हायर लेवल से। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी पिछले 3 दिन में 1 दिन शॉर्ट स्क्यूज था ट्रेंड में, 2 दिन लॉन्ग बिल्डअप हुआ, वो आज लॉन्ग अनवाइंडिंग में कन्वर्ट हो गया, यानी प्रॉफिट्स जो था वो कैश में कन्वर्ट हुए। कैनरा बैंक में याद रखिएगा प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, बीएचएल में हुए, जेएसपीएल में हुए और इंडसइंड बैंक में। देखिए आज एक प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग थी। आप देखिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग कितनी है, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग का, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। मंडे इस बाजार की जिसे कहते हैं ना टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा कि वाकई आप क्या करना चाहते हैं। मंडे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे क्या रहेंगे, वही 17,800 856। आप अपनी उस स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करते हैं नहीं करते हैं, पर एज फार एज शॉर्ट टर्म एवरेजेस आर कंसर्न, जहां तक छोटे टर्म के एवरेजेस का सवाल है, याद रखिएगा निफ्टी का शॉर्ट टर्म 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो प्लेस्ड है 17,643 में, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा था। और बैंक निफ्टी ने, याद रखिएगा आज बैंक निफ्टी ने अपना जो लो लगाया वो था एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो था 38,848। निफ्टी बैंक ने अपना 10 डे में टेस्ट कर लिया, बट स्टिल निफ्टी पे वो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 वो करीब 50-60 फ्रिक्शन पॉइंट्स अगर आप देखें अभी वॉलेट नहीं हुआ है, इनफैक्ट छुआ भी नहीं गया है। आज के अगर आप देखें टॉप लॉन्ग्स मतलब सेक्टर कौन से थे और शॉर्ट कौन से थे, अगर मैं ओआई के लिहाज से देखूं तो याद रखिएगा ओआई और प्राइस पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि आज नॉट अ सिंगल सेक्टर जिसने लॉन्ग्स देखे। बट फिर भी अगर आप मैं बाइफर्केट करूं, अगर मैं उसमें एंटर करूं किसी सेक्टर में, तो एलएनटी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैरी किया इसने, और वर्लपूल और एस्ट्रल ये 3 स्टॉक्स कैपिटल गुड्स स्पेस में थे, जहां पे अगर आप देखें तो आज कुछ रंगत थी। हालांकि एलएनटी को कुछ रंगत नहीं, इसे एक स्ट्रॉन्ग मूव कहेंगे विद स्ट्रॉन्ग एडिशन। उसके बाद एक स्पेस जहां पे अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन आज थोड़ा सा कोलैप्स हो गया, वो था बैंकिंग। बैंकिंग में देखिए आज सारे के सारे स्टॉक्स में शॉर्टिंग हुई हायर लेवल से, और इनफैक्ट कैनरा बैंक हो गया और फेडरल बैंक हो गया और कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, यहाँ पे हायर लेवल से थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई। और टेक्सटाइल स्पेस का जिक्र हम जैसे कि कर रहे थे राजेश अग्रवाल जी, वहाँ पे उन्होंने कॉल तो दी, लेकिन जहाँ तक डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स का सवाल है, ट्रेंड में आज कंप्लीटली आप देखें तो आज प्रॉफिट बुकिंग का मोड रहा। केमिकल स्पेस में एसआरएफ और साथ ही साथ एबीएफआरएल, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो कि आज बैकफुट पे रहे। हर्षदा, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से एक अपडेट आ रहा है कि शायद अदानी ग्रुप को सेबी की अनुमति मिल जाएगी। वो $3.8 बिलियन का एक्विजिशन अंबुजा एसीसी का जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस लिहाज से 385 रुपए प्रति शेयर वो अंबुजा के लिए देंगे, 2300 रुपए प्रति शेयर एसीसी के लिए देंगे। दोनों स्टॉक स्क्रीन पर आमने सामने रखिएगा। तो अंबुजा इस समय 420 के आसपास इफ आई रिमेंबर करेक्टली ट्रेड कर रहा है और 385 का वो ओपन ऑफर वाला प्राइस है। ऐसे में क्या करंट मार्केट प्राइस पर ही एग्जिट करके, अंबुजा दिखाइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, एग्जिट कर ले क्या स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर जो 400 का भाव मिल रहा है वही बेटर है वर्सेस दैट ओपन ऑफर प्राइस ऑफ 385? राजेश अग्रवाल जी, देखिए, अगर किसी ने सिर्फ ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए लिया है, बहुत छोटी अवधि के लिए लिया है, तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओपन ऑफर प्राइस से आपको 20-25 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बट मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर किसी को लंबी अवधि का नजरिया हो, 1.5 साल रुके रहना चाहता हो, ओपन ऑफर क्लोज होने के बाद भी 2-3 क्वार्टर रख सकता हो, तो ये स्टॉक 500 क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। तो डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर कि उसने किस मोटिव से स्टॉक को लिया है। सिर्फ और सिर्फ ओपन ऑफर में फ्लिपिंग करने के लिए ली हुई है तो आप वहां से निकल जाएं, बेहतर होगा। सिर्फ ओपन ऑफर में फ्लिप करने के लिए लिया हुआ है तो निकल जाए। इधर वेज ये होता है, अब जब वो प्राइस आ जाती है तो वो स्टॉक थोड़ा सा ड्रैग करके उस प्राइस के आसपास भी दिखने लगता है। दूसरी तरफ 2300 का भाव आपके लिए एसीसी पर आएगा, 2350 पर तो आया ही हुआ है काउंटर। लेकिन हाँ, सीमेंट कंपनियों को लेकर एक कन्विक्शन कॉल क्लियरली है। वो जो कोटक की रिपोर्ट भी अतिन कुछ देर पहले कह रहे थे, उस पर ध्यान देना चाहिए।
मानस, अगर आपने ट्रेड लेना हो सीमेंट में, क्या पिक कर रहे हैं, अल्ट्राटेक या एसीसी अंबुजा में से एक? इंडिया सीमेंट में मेरी नजर है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट कल देखने को मिला, हाई लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन इस करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 194 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 220 रुपए तक के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे इंडिया सीमेंट पे। 20 तक के लेवल्स के लिए इंडिया सीमेंट पर फोकस कीजिएगा, ये एक प्रिफर्ड पिक रहेगा इस समय मानस का। अच्छा, वर्लपूल आई एम नॉट श्योर हमने डिस्कस किया या नहीं, समय थोड़ा सा तो एक्शन है इसमें आज के दिन, 1.1% ही ऊपर है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है अच्छा खासा। क्या ट्रेड लेंगे 1840 के आसपास जाते जाते? नहीं, आई थिंक अवॉइड करेंगे, एक फॉलोअप के लिए वेट करेंगे ये स्टॉक का। 1860 का के काफी स्ट्रॉन्ग रेस में अगर हम देखें तो 5 दिनों में जो उसका हाई है 3 दिन सिमिलर लेवल्स के आसपास है, 1860-70 के आसपास। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं तो थोड़ा अवॉइड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक लगभग 2 हफ्ते से 200 डे एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। बट एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए 1860 का लेवल जब भी सरपास होगा तभी आप फिर एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इस हफ्ते के जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, निफ्टी वाले ट्रेड्स। 5 जो टॉप ट्रेड्स हैं इस हफ्ते के वो मैं आपको बता दूं। एक तो अदानी पोर्ट है जिसने 10.5% तक के गेन्स दिखाए हैं इस हफ्ते। इसके पीछे है आयशर मोटर्स, 6.5% की बढ़त इसने कमाई। L&T जिसका हम कॉल ले भी रहे थे वो करीब 4.5 से 5% ऊपर है। टेक महिंद्रा इस सूची में शामिल है। इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे HDFC लाइफ भी दिखाई दे रहा है 5.5% के गेन्स वाला। तो अदानी पोर्ट, आयशर, L&T, टेक महिंद्रा और इसमें आप एक नाम HDFC लाइफ का भी जोड़ लीजिए। इनमें से अगर एक ट्रेड कैरी करना हो इन 5 में से, आशीष बहेती अगले हफ्ते के लिए किस पर आप दाव लगाने के पक्ष में है, क्या कैरी करेंगे? टेक महिंद्रा सबसे प्रेफर्ड रहेगा। जिस हिसाब से आईटी में एक रैली चालू हुई है, हमें लगता है कि टेक महिंद्रा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और बहुत अंडर वैल्यूड भी है, अभी भी 200 डेमा से काफ़ी नीचे है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। तो टेक महिंद्रा में करंट लेवल पे भी अगर किसी को लेना है तो खरीदारी की जा सकती है। ज़रूर आज थोड़ा सा ऊपर से कूल डाउन हुआ है, बट एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है यहाँ पर। 1090 का एक एसएल लगाकर हमें लगता है कि टेक महिंद्रा में 1140 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तक के लेवल्स टेक महिंद्रा में, ये एक बाय साइड का ट्रेड। तो टेक महिंद्रा की बात हो गई। राजेश सातपुते, अदानी पोर्ट, आयशर, HDFC लाइफ या L&T, टेक महिंद्रा को छोड़ दीजिए, वो तो आपने पहले ही बाय कराया हुआ है। इनमें से कोई ट्रेड जहां पर कॉन्फिडेंस है अगले हफ्ते के लिए? हर्षदा जी, मुझे लगता है फिर इन दैट केस L&T लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, जिस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है, इससे राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते कम से कम 1980 तक जाएगा। प्रोबेबली ये 2000 तक भी टेस्ट करे ऑन और बिफोर एक्सपायरी। तो जो ऐसे मार्केट में ये जो कॉन्ट्रा स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो यहाँ पे L&T लेके जाऊंगा 1900 के स्टॉप लॉस के साथ। 1900 के स्टॉप लॉस के साथ L&T। तो टॉप ट्रेड्स जो आए हैं इन टॉप 5 इस वीकली गेन वाली सूची में, एक L&T है, दूसरा है टेक महिंद्रा, जहां पर अगले हफ्ते के लिए पोजीशंस कैरी की जा सकती हैं। मंदी की तरफ कोई पोजीशन माइनस कैरी करने वाला माहौल बन रहा है कि आप देखिए इस हफ्ते अपोलो हॉस्पिटल 4% टूटा, ONGC 3.5%, UPL में भी बिकवाली थी, टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW, ये सारे काउंटर्स जो करीब 2 से 2.5% नीचे थे। कोई मंदी वाला ट्रेड जो आप कैरी करने के पक्ष में है? देखिए, बहुत सारे ट्रेड मंदी के साइड पे मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया और बहुत सारे स्टॉक्स चार्ट पे अभी भी लग रहे हैं। मेरा समझना है कि जितने स्टॉक्स के नाम आपने लिए उनमें से टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, 105 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप एक बिकवाली का ट्रेड, एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 212 रुपए 50 पैसे के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और सॉरी 112 रुपए 50 पैसे के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, 105 के टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल आपके लिए टाटा स्टील का ट्रेड मंदी की तरफ रखना ज्यादा बेहतर होगा। गावा साहब, इजाजत लेने से पहले IRCTC को रिविजिट कीजिएगा प्लीज सर। 730 हो गया, आज वॉल्यूम 6 गुना ज्यादा थे और इस हफ्ते नियरली 9.5 to 10% के गेंस कल और आज को मिलाकर। कैरी करेंगे आप अगले हफ्ते या मुनाफा बांध रहे हैं? मुनाफा बांध देना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 आवर्स में लगता है कि यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अपर रीजन पे, और कल बहुत बढ़िया अपमूव था, आज थोड़ा अपमूव भी मिला लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है, तो ये मुनाफा बांध लेना चाहिए बिल्कुल।
ओके, IRCTC में आप देखें प्रॉफिट्स को बुक करना एक अच्छा विकल्प होगा और स्टॉक चला भी काफ़ी है, याद रखिएगा। इस हफ्ते 729 पे ट्रेड करता हुआ, हालांकि आज के वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें ना, इनफैक्ट एक बात है, आज का वॉल्यूम 2 दिसंबर के बाद, लास्ट ईयर के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। इंडेक्सेस लाइए आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी 17,734, बैंक निफ्टी करीब 38,936 पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। स्टार प्राइस परफॉर्मर आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स रहे, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस, IRCTC, जी एंटरटेनमेंट, इन्फोसिस, IT पैक में और केमिकल बास्केट में टाटा केमिकल सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। बैकफुट पे क्या था देखिए, PVR के लिए कोई राहत का विषय नहीं है, अभी भी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आज 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। जुबिलेंट फूड्स ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग थी। ICICI प्रू, रेन, इंडिया मार्ट, RBL और बजाज फिनसर्व, जो कुछ देर पहले हमने मार्केट ब्रेथ देखी थी डेरिवेटिव्स की, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही थी कि आज लॉन्ग्स लेने की जो टेंडेंसी थी, जो अप्रोच थी, वो बाजार में नहीं थी। आज प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की फीलिंग थी। वही अगर आप देखें कैनरा बैंक, वही अगर आप देखें ट्रेंड, वही अगर आप देखें फेडरल बैंक, वही देखिए तो आप इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स रिफ्लेक्ट करते हुए। कुछ दिग्गजों में LNT चला, भरपूर चला, लेकिन रिलायंस अगर आप देखें आज अच्छी खबर के बावजूद बैकफुट पे आ गया। और एक दो स्टॉक्स अगर आप दिग्गजों को देखें तो मारुति आज बैकफुट पे आया। मारुति ने आज 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट किया। सेम इस देखिए बजाज फाइनेंस आज बैकफुट पे आया 7300 पे, यानी इस हफ्ते जिस लेवल से शूट किया था इसने 7300 पे 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, उसको फिर एक बार लौटते हुए क्रम में हासिल कर लिया इसने। और टाटा मोटर्स रिट्रेस होके आज नीचे आया और सेम इस देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज रिट्रेस होके अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे 520 पे आके क्लोज होता हुआ। और कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी अगर आप देखें आखिरी में अपनी सुबह की जो मूव थे उसको गवाकर बैकफुट पर आकर टिक गया। चलिए अब इस ओपनिंग क्लोजिंग को समझने के लिए और बारीकी से चलते हैं वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर यू। वीकेंड की ओपनिंग और मार्केट की क्लोजिंग। तो मार्केट की क्लोजिंग आज दरअसल पूरे हफ्ते अच्छे खासे तेजी में रहने के बाद भारतीय बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 17,730 के आसपास यहां पर जाकर टिकता हुआ, डे लो पर ही इनफैक्ट इंडेक्स जाकर टिक रहा है, यही संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। 225 अंकों की गिरावट निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक देखिएगा ये ज्यादा टूटा है, आज करीब 700 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला। और नुकसान इसीलिए आया क्योंकि इस पूरे हफ्ते कभी ICICI बैंक, कभी HDFC, कभी कोटक, कभी SBI, सब एक एक करके अगुवाई कर रहे थे तेजी की, और आज उस तेजी पर दरअसल विराम लगा है, तो यहां पर प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी IT की हालत इतनी खराब नहीं थी क्योंकि नेशनल लेवल्स पर एक पुल बैक देखने को मिला था, करीब 40-45 अंकों तक की बढ़त पर वो इंडेक्स जाकर टिका है। मिड कैप स्टॉक्स में जोश था इस हफ्ते, और आज के दिन हम देख रहे हैं करीब 500 अंकों तक का मुनाफा वसूली का दबाव इधर बनता हुआ दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए नेगेटिव साइड पर आता हुआ। ये वो हफ्ता है जहां पर हम 60,000 के ऊपर निकले थे, लेकिन हफ्ते की क्लोजिंग 60,000 के ऊपर सेंसेक्स नहीं कर पा रहा है। ऑटो कंपनियां कुछ करेक्ट होती हुई दिखाई दी थी, मेटल स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आया, इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स में आज ज्यादा करेक्शन आया। ऑटो इंडेक्स देखिए 200 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, सारे काउंटर्स में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बनता दिखाई दिया। चलिए अब लेकर आते हैं हमारा हीट मैप और आज का दिन, क्योंकि मुनाफा वसूली वाला रहा है। स्क्रीन पूरी की पूरी लाल है। टॉप लूजर्स में बैंक्स, इंडसइंड बैंक करीब 4% के नुकसान के साथ। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, SBI जैसे ट्रेड्स जहां पर हमने देखा गिरावट पर ही कारोबार देखने को मिला है। आज रिलायंस का ज्यादा साथ नहीं, आज HUL का साथ नहीं, अब मारुति का भी साथ नहीं, इन सब में देखने को मिली है मुनाफा वसूली। चला क्या? अदानी पोर्ट 4.5% ऊपर है, LNT में 2% की बढ़त। टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा सपोर्ट मिला, इसीलिए हम इतने नहीं टूटे हैं जितना शायद और बिखर सकते थे। इन्फोसिस हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में, 0.5% ऊपर। TCS में भी बहुत माइल्ड गेन्स देखने को मिले। तो ये है आज की क्लोजिंग 17,728 के लेवल्स पर। इंतजार था और उम्मीद थी कि हम 18,000 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट थोड़ा सा विराम लेता हुआ, थोड़ी सी सांस भरता हुआ, और शायद इस करेक्शन के बाद या फिर इस हल्की सी कंसोलिडेशन के बाद हम एक बार फिर अटेम्प्ट करेंगे 18,000 के उस लेवल को। वहां से फिलहाल दूरी बनी हुई है। 228 अंकों की गिरावट पर आज हम जाकर टिके हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स खिलाड़ी नंबर 1
का मुकाबला, उसका अपडेट क्या है इस हफ्ते? ट्रिपल पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला नहीं, प्रदीप होचंदानी, प्रशांत सावंत और पंकज रांदड़ के बीच मुकाबला था, टक्कर वाला मुकाबला था। कौन बना है विजेता, कौन बनेगा इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1, उसका एक अब देख रहे कमाई का अड्डा। ये हफ्ता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, शुरुआत बहुत ही मजबूत नोट पर हुई, लेकिन फ्राइडे आते आते हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के गिरफ्त में आए। ऑफ कोर्स एक छोटा हफ्ता था और ज्यादातर समय तेजी वाले ट्रेड्स देखने को मिले। तो आज की क्लोजिंग 17,758 के आसपास रही है, लेकिन आज के दिन खिलाड़ी नंबर 1 का जो रिजल्ट आया है वो अब आपकी स्क्रीन पर है। मुकाबला मजबूत, तो डबल डिजिट रिटर्न्स लगभग तीनों ही जानकारों के, प्रदीप होचंदानी, प्रशांत सावंत और पंकज रांदड़ याद रखिएगा मुकाबले में थे। और प्रशांत सावंत जीतते हुए लगभग 15% तक के रिटर्न्स इनके बने। प्रदीप होचंदानी दूसरे स्थान पर 11% के रिटर्न्स के साथ, पंकज रांदड़ दरअसल 9.89% के रिटर्न्स के साथ। इनफैक्ट पंकज ने एक लीडरशिप पोजीशन हासिल कर ली थी आज दोपहर 11:15 बजे तक जब हम कार्यक्रम को निपटा रहे थे। कुछ ट्रेड्स इनके जमे नहीं, कुछ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, इसीलिए अब प्रशांत आगे बढ़ते हुए। तो प्रशांत सावंत, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ट्रेड्स देखने को मिले हैं, जिसमें IRCTC का 8.5% तक के गेंस दिखाता हुआ काउंटर दिखा। HDFC लाइफ ने 3.5% के रिटर्न्स कमाए। जुबलेंट फूड आपका चला। बताइए अब आखिरी दिन आज का, स्पेशली जब मार्केट ने टर्न किया, उसे आपने कैसे मैनेज किया है? जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। और जहां तक एक बात है कि हम हमेशा कहते हैं जब हम ट्रेडिंग सीखते हैं तब हम एक दिग्गज के जो सेंटेंस है हमेशा फॉलो करते हैं, राइड योर विनर्स एंड कट योर लॉसेस। बस मैंने वही फॉलो किया, क्योंकि हम जब एक्चुअली वो करने की बात आती है तो उसके विपरीत करते हैं। तो IRCTC मैंने चलने दिया, क्योंकि सुबह मैंने देखा वो एक बार 700 के ऊपर ओपन होने के बावजूद फिर से 700 के नंबर के साथ छेड़खानी कर रहा था और नीचे जाने के आसार दिखा रहा था, बट मैंने उसे होल्ड रखा विद अ स्टॉप लॉस एंड फाइनली उसमें मुझे आज काफी अच्छे रिटर्न्स मिले। वही चीज मैंने HDFC लाइफ के साथ की, जो शायद मैंने पहले ही दिन हफ्ते के ट्रेड ली थी वो आज तक कैरी की थी। और जहां मुझे लगा कि पोजीशंस मेरे खिलाफ जा रही है, जैसे कि आज IT सुबह के सत्र में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने LTI और दूसरे कोफोज में पोजीशन ली थी। बट जैसे ही मुझे लगा कि ये शायद मेरे डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, मैंने इमीडिएटली उसमें लॉस बुक करके बाहर आ गया। तो नॉर्मली हम जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब यही रणनीति अगर हम फॉलो करें तो हमेशा रिजल्ट्स हमारे फेवर में ज्यादा होंगे, किसी भी एडवर्स मूव को भी हम बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। वेरी क्विकली प्रशांत, जो ट्रेड्स आपने इनफैक्ट का जिक्र किया, बी इट HDFC लाइफ या फिर IRCTC, अगले हफ्ते के लिए इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है जमा रहेगा, तेजी की तरफ कैरी करना चाहिए? जी हर्षदा, मुझे लग रहा है HDFC लाइफ में एक बहुत अच्छी डिप आई है और ये थोड़ा, और अगर मंडे को मार्केट थोड़ा वीकर नोट पे ओपन हो, अगर ये 570-75 के रेंज के अंदर मिल जाए तो डेफिनेटली फिर से एक बार मैं इसमें बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में इस बार रखूंगा 555 का 555 और मैं पोजिशनली इसको होल्ड करूंगा 640 से लेके 660 के टारगेट्स के लिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट से बाहर आया है और ये डिप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्रशांत, मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि मार्केट ने आज डिप दिखाया है और जिन जानकारों से हम क्लोजिंग पे बात भी कर रहे थे, लार्जली सभी ने मंदी के सौदों की बात की। ग्लोबल पिक्चर इतनी कुछ खास दिख नहीं रही है, डाउ फ्यूचर्स गिरावट पर खुलेगा ये इशारा है। अगले हफ्ते के लिए किस रेंज पर आप ध्यान दे रहे हैं? क्या हम फिर से, आपको लग रहा है वो 7900 के बियॉन्ड अटेम्प्ट करेंगे, या फिर अब थोड़ी सी रेंज और मंदी वाले सौदों पर फोकस किया जाए? हर्षदा, मैं एक प्योर टेक्निकल बेसिस पे निफ्टी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। निफ्टी की एक खासियत है कि अगर आप देखो जब भी गैप की तरफ निफ्टी आती है, जैसे कि जब हम एक डाउन ट्रेंड में थे तब 15,150 15,200 इस जोन में एक गैप से ही निफ्टी टर्न अराउंड हुआ है। अभी भी निफ्टी एक गैप सपोर्ट पे आया है जो कि 17,710 के करीब एक गैप है। तो मैं देख रहा था कि क्या इसके नीचे क्लोज होता है, बट हम उसके नीचे क्लोज नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, आज की मूव काफी बड़ी मूव थी, छोटी मूव नहीं थी, बट फिर भी उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, यानी 17,680 660 के रेंज में स्टॉप लॉस रख के एक छोटे रिस्क पे हम बाय ट्राई कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर हम इसमें स्टॉप आउट हो जाए तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि शायद बेयर्स कंट्रोल में आ रहे हैं और हम लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ सकते हैं।
तो जो लेवल टू वॉच होगी वो मेरे हिसाब से 17,650 होगी, क्योंकि आज हम 17,700 के नीचे क्लोज नहीं हुए। प्रशांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर मैन, ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले दिनों के लिए ट्रेड यहाँ से अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा चैलेंजिंग होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुनाफा वसूली थोड़ी सी मार्केट में बढ़ गई है। शुक्रिया इस हफ्ते हमारा साथ देने के लिए और खेल का हिस्सा बनने के लिए। तो ये है प्रशांत सावंत, इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1। चलिए इस नोट कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है और अब देखते हैं आज सुबह सीधे सौदा की टीम और दोनों खिलाड़ी यानी नीरज जी और आशीष की टीम में जो स्टॉक्स थे, जो टीम के खिलाड़ी थे, उन्होंने कैसा कैसा प्रदर्शन किया। पहले आती है आशीष की टीम आपकी स्क्रीन पे। एमटीएल अगर आप देखें आज करीब 6% का स्विंग देखिए गया, स्ट्रॉन्ग मूव है। एमटीएल के अगर आप देखिए पीछे उन्होंने आईटीआई को पिक किया तो 3% का यहाँ मूव। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में करीब 5% का स्विंग और नाइका में अगर आप देखें आज 1% का स्विंग मिला। अब अगर आप नीरज जी की टीम को देखें वहाँ का रुझान कैसा रहा और किन किन खिलाड़ियों ने आज अच्छा प्रदर्शन किया, तो इस क्रम में एमआरपीएल 5.5, सेलाना एक्सप्लोरेशन में अगर आप देखें 3.5% का स्विंग हासिल किया। बीपीसीएल आईओसी यहाँ पे 2.5 और 0.5% का स्विंग नीरज जी को मिला। लेकिन गोविंदा क्या कर रहे हैं, कितनी मटकियां फूटी, हर्षदा से जरा जायजा लेते हैं इसका। हर्षदा, क्या अपडेट है, कितनी हांडियां फूट चुकी हैं अब तक? वीरू, उस पर अपडेट मेरे ख्याल में शाम को ही आएगा। लेकिन देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि मुंबई में तो ऑफ कोर्स दही हंडी पूरे जोश में मनाई जा रही है, लेकिन ये उत्सव जो है देश भर में मनाया जा रहा है। और केतन जोशी हमारे जो सहयोगी हैं अहमदाबाद से, उन्होंने जायजा लिया कि अहमदाबाद गुजरात में दरअसल जन्माष्टमी का किस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल, आज भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की धूम अहमदाबाद में भी है। इस वक्त हम अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले हम सीएनबीसी आवास के दर्शकों को भगवान के दर्शन करवाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की भी लंबी कतार है और भगवान को श्रृंगार भी अच्छी तरीके से किया गया है, क्योंकि पिछले 3 साल से कोरोना के कारण मंदिर के अंदर जो कृष्ण जन्मोत्सव है वो नहीं हुआ था। लेकिन भक्तजन इस बार पूरे उत्साह और उमंग के साथ है वो यहाँ पर आ रहे हैं और रात 12 बजे तक यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्सव होगा। यहाँ 56 भोग का भी आयोजन किया गया है, भक्तों के लिए प्रसाद का भी आयोजन किया गया है। न केवल अहमदाबाद में, लेकिन द्वारिका से लेकर अहमदाबाद समेत छोटे बड़े शहर और सब जगह पर भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की ऐसी ही तैयारी है, ऐसा ही उमंग और उत्साह है। तो हम कह सकते हैं कि आज 3 साल बाद भले ही कृष्ण जन्मोत्सव की धूमधाम से सेलिब्रेशन किया जाता हो, लेकिन 3 साल का सेलिब्रेशन मानो आज एक ही दिन कर रहे हो, ऐसा भक्तों के अंदर उत्साह दिख रहा है। जी